तो आज की जो मेन क्लास रहेगी वो क्या है, करंट अफेयर का पार्ट 2। पार्ट 1 हो चुका था, जहां पे एक प्रॉपर फॉर्म में मैंने सीक्वेंस में चीजें बताई थी। द हिंदू के आर्टिकल्स को लाया गया था कि वहां से कैसे स्टैटिक पोर्शन को पिक करना है, उन पोर्शन को पिक करके कौन कौन सी चीजें आपको समझनी है, और समझने के बाद किस तरीके से यूपीएससी ने सवाल पूछे वो भी आपको मैंने अच्छे तरीके से समझा दिया था लास्ट क्लास में। आज की जो क्लास रहेगी उसका प्राइमरी फोकस शुरुआत में बायोटेक पे डाला गया है, उसके बाद सब्सिक्वेंटली मैं फोकस करूंगा बाकी सब्जेक्ट्स के ऊपर। एक पेस को मेंटेन करेंगे क्योंकि ये आपको पीडीएफ मिलेगा तो उसको आप एक बार अच्छे से पढ़ सकते हो, ठीक है। अब इसके अंदर आपको करना क्या है, जितनी चीजें हैं वर्ड बाय वर्ड आपको नहीं बताऊंगा, मैं मेन कॉन्टेक्स्ट बताऊंगा। और आज एक एक्स्ट्रा एड ऑन ये हुआ है कि मैं आपको पॉसिबिलिटी बताऊंगा कि यूपीएससी कहां से सवाल पूछ सकती है अगर पूछेगी तो। और ये चीज आपको भी सोचनी है, समझनी है और अपने दिमाग में एजम्पशन लेकर के आनी है। अगर मैं कोई भी आर्टिकल आपको समझा रहा हूं तो अपने आप से पूछो कि अगर आप एग्जामिनर हो तो आप कहां से क्वेश्चन पूछोगे, व्हाट माइट बी द पॉसिबिलिटी फ्रॉम वेयर यू माइट आस्क क्वेश्चन, पर्टिकुलरली फ्रॉम द आर्टिकल्स व्हिच आई बी टेलिंग यू, ठीक है। सो आपको जो मेन फोकस करना है वो क्या करना है, फोकस करना है कि पहला वो उसका मेन नाउन क्या है आर्टिकल का जो आपको मैं शो करूंगा, वो नाउन को समझो, न्यूज में क्यों है वो समझो, और वहां सवाल कैसे उठ सकते हैं वो समझना है, ठीक है। स्नैप्स आप देख रहे हो ये अप्रोक्सीमेटली 90 है, बट पहले वाले में वो 3-4 घंटे गए थे क्योंकि बड़े इत्मीनान से आपके दिमाग में अडैप्टेशन डाला था। आज आप देखिए कितनी देर में जाएगा। और आपको ये भी अगर हल्की सी स्पीड तेज हो तो आप बताना कि सर हल्का सा पेस हो रहा है, क्योंकि मैं आपको अब बोलते हैं ना चेरी पिकिंग सिखाऊंगा कि कहां से कौन सी चीज पिक करनी है और फिर आगे बढ़ जाना है। वो समझोगे तो ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। इसको रिवाइज करने के लिए आपका अच्छा खासा समय जाएगा क्योंकि उस समय आपको हर एक वर्ड पढ़ना पड़ेगा। यहां पे प्रीलिम्स और मेंस दोनों को इंटीग्रेट किया गया है। जो आप प्रीलिम्स का पॉइंट रहेगा वो आपको मैं यहां पढ़ा दूंगा और उसी से मेंस में कौन कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है वो भी आपको मैं बताऊंगा। और जो जो सीक्वेंस में लिखना, अगर आप नोट्स बना रहे हो तो सिर्फ एक हेडवर्ड लिखना ये है, ठीक है। फिर मैं आपसे पूछूं क्या सवाल यहां से पूछ सकते हैं, ठीक है। स्टार्ट किया जाए। पहला क्वेश्चन है या पहला आर्टिकल जो है वो किस चीज के ऊपर बात कर रहा है, जेनेटिक एनालिसिस करने की बात की गई है जो राइनो के हॉर्न्स होते हैं। आपको पता है राइनो के हॉर्न्स की बात हो रही है, मतलब क्या हो रही है, यहां पे ये जो इनके सींग होते हैं, अब अलग अलग हॉर्न्स होते हैं, मतलब आपने राइनो भी देखे होंगे तो उसमें क्या होता है उनके अलग अलग हॉर्न्स देखते हो। वन हॉर्न राइनोसोरस भी आपने देखा होगा, सुना नहीं सुना सारी चीजें। तो अब इसमें है क्या, इसके अंदर ये जो राइनोज होते हैं इनके हॉर्न्स की डीएनए सैंपलिंग की जाएगी और ये लिया गया है अप्रोक्सीमेटली 2500 राइनोज से। कहां पे, ये आसाम की बात है। अब हुआ क्या था कि 2021 में बहुत सारे जो राइनोस होते थे उनके हॉर्न्स का डिस्ट्रक्शन हुआ था, मतलब उनकी पोचिंग हुई थी। अब पोचिंग से क्या होता है, इनके जो राइनो हॉर्न्स होते हैं उनकी मार्केट वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। अब इस वजह, अब क्या उनके जो हॉर्न्स है उनकी मार्केट वैल्यू ज्यादा है कि उसके अंदर जो केमिकल कॉम्पोजिशन है उसकी वैल्यू ज्यादा है, केमिकल कॉम्पोजिशन की वैल्यू ज्यादा है, ठीक है। अब सवाल है कि इसके अंदर क्या मेन चीज है, ये जो पूरी चीज की जा रही है वो किसके अंदर की जा रही है, एक रोडीज इंडिया प्रोजेक्ट है। क्या लिखा है, ये रोडीज या आप होडीज जैसे भी पढ़ना चाहो, उस प्रोजेक्ट के अंदर में ये पूरा काम किया जा रहा है। अब इससे होगा क्या, इसका मेन उद्देश्य क्या है कि राइनो की जो पॉपुलेशन है उसका मैनेजमेंट किया जा सके। अब इसको थोड़ा सा मैं आपको अपनी भाषा में समझाता हूं। अगर हमने सभी राइनोज जितने हैं वहां पे, अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल एक एरिया में 100 राइनोज हैं, उनकी हमने डीएनए सैंपलिंग कर ली है, मतलब हमें पता है कौन सा राइनो किस जगह पे है, या फिर हमें एग्जैक्टली पता चल चुका है इस राइनो को क्या डीएनए है, ठीक है। अब मान लेते हैं कभी भी कोई पोचर पकड़ा जाता है और उसके पास हॉर्न्स मिलते हैं तो हम अपने डेटाबेस से चेक कर पाएंगे कि भैया ये क्या वही हॉर्न्स तो नहीं जिसका हमने डीएनए सैंपलिंग कर रखी है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम डेटा को ला रहे हैं, डेटा को इंक्लूड कर रहे हैं ताकि ये पोचिंग जैसे केसेस या फिर जिससे डिस्ट्रक्शन होता है इन सब चीजों का उसको रोका जा सके। आप ये बताओ इसमें कोई दिक्कत, समझ में आ गया। दैट इज ऑल आपको यहां पे समझना है, जो मेन चीज है। पहला आप क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं, बोल देंगे कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू रोडीज प्रोजेक्ट, ऐसे बोल देंगे। अब बोलेंगे क्या, ये बोल देंगे भैया ये होगा पर्टिकुलरली रोड के लिए, कुछ भी कर सकते हैं। या से आपसे बोल देंगे भैया ये किस चीज के लिए, कंजर्वेशन के लिए है, किसके लिए, फॉरेस्ट मैनेजमेंट के लिए। आप सोचो क्या है, और फिर वहां पे एक दे देंगे कि ये राइनो के लिए है। अब आप सोचोगे किस लिए होगा ये, क्योंकि आपको नहीं पता है। क्या पॉसिबिलिटी नहीं बन सकती क्वेश्चन पूछे जाने की, बन सकती है। जितने आपको करंट अफेयर में बताया हूं अभी तक फर्स्ट में और सेकंड पार्ट में, आई कैन एज्यूम ओनली,
I can say, I'm not saying that I'm guaranteeing the matter of fact that the points which I'm teaching you over here are going to be asked in examination hall. But there is high probability that they might ask question from this or the articles or one of the articles which I have taught or which I am teaching at this moment. पॉसिबिलिटी है पूछे जाने की, ठीक है। तो ये पार्ट हो जाता है। अब इसके अंदर क्या है, ये क्यों किया जा रहा है, ताकि प्रॉपर तरीके से कंजर्वेशन प्लानिंग की जा सके, उनका डीएनए प्रोफाइलिंग की जा सके, क्योंकि हम डेटाबेस बना लेंगे ना राइनो का। अब डीएनए मतलब पता है ना सबको क्या है, डीएनए मतलब क्या होता है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। कहां पे पाया जाता है बेसिकली, अब आपको याद है मैंने पूरा एनिमल सेल पढ़ाया था। तो एक एनिमल सेल होती है, उस सेल के अंदर सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, उस सेल ऑर्गेनल्स के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर आपको क्या मिलेगा, डीएनए मिलेगा। डीएनए कहां रहेगा, क्रोमोसोम के साथ बाइंड अप होकर रहेगा। अब वो जो यूनिक फॉर्म का डीएनए है, वो डीएनए क्या है, डीएनए कुछ और नहीं बल्कि केमिकल कॉम्पोजिशन ही तो है। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था। तो हम एक यूनिक केमिकल कॉम्पोजिशन कर रहे हैं जिससे जो क्राइम है उसको ट्रैक किया जा सके और साइंटिफिक स्टडी की जा सके। अब ये चीजें आप खुद भी पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगी। ऐसा कुछ है इसके अंदर और डिटेल में, ये पढ़ तो लोगे जब, इसका प्रॉपर आपको मिलेगा, ठीक है। अब ये किस तरीके से पोचिंग को रोकेगा, क्योंकि इससे हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे ओरिजिन, हम समझ पाएंगे कि ये जो पोचर्स हैं, किन पोचर्स ने कितना क्राइम किया हुआ है, उनके साथ जो मिलेगा आपका सींग या फिर जो राइनोस के जो हॉर्न्स मिलेंगे उससे हम एनालाइज कर पाएंगे। तो ये बेसिकली है किसका, बायोटेक सेक्शन में। अगर ध्यान दो, क्या इसमें बायोटेक का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, लेकिन आपने जो डीएनए सोचा ये उसका हम एप्लीकेशन कर रहे हैं यहां पे। सो दिस इज हाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड, बायोटेक इज नॉट समथिंग कि आप सोच रहे हो सर बायोटेक में सवाल कैसे पूछे जाएंगे। दीज आर द पॉइंट्स, these are kinds of areas from where they might ask question, possibility बन सकती है इसकी, ठीक है। उसके बाद possibility मैंने आपको ऑलरेडी बना दी। हर एक आर्टिकल खत्म होने के बाद आज हम possibility को एक्सप्लोर करेंगे। अब आपको समझ में आ रहा है, पेस है ये बहुत फास्ट हो रहा है पेस आपके लिए। मेन पॉइंट जो है जहां से पूछ सकते हैं सवाल वो मैं आपको बता रहा हूं और फिर आगे बढ़ता हुआ चल रहा हूं। अगर ये आपने आधे घंटे में कर लिया तो आधे घंटे में आपकी क्लास फाइंड अप, क्योंकि इनफ है। इसको पढ़ने में आपके जाएंगे 4-5 घंटे। सर डू नॉट वांट कि 4-5 घंटे मैं लूं, फिर 4-5 घंटे अगले जाकर के आप करो। तो इट डिपेंड्स ऑन योर स्पीड, इट डिपेंड्स ऑन योर अंडरस्टैंडिंग। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल बात की जाए, टू द पॉइंट रखा जाए, तो यहां पे क्या है, यहां पे जो आंध्र प्रदेश है उसकी फर्टिलिटी रेट अब धीरे 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 कम हो रहा है। अब ये अगर आप आर्टिकल पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब हो क्या रहा है, यहां पे आर्टिकल डाला क्यों गया है, क्योंकि यूपीएससी ने इसके ऊपर सवाल पूछा हुआ है। अगर आप ध्यान दोगे वहां पे स्टेट्स के ऊपर सवाल नहीं पूछा, उन्होंने कंट्री का नाम बोला था कि पॉपुलेशन एज हो रही है, एजिंग पॉपुलेशन हो रही है कंट्रीज की। अच्छा, यू आर लाइक ठीक, हाँ, टोटल फर्टिलिटी रेट के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। अब यहां पे क्या है, फर्टिलिटी रेट कंसर्न ये है क्योंकि अब धीरे धीरे क्या है, जो रिप्लेसमेंट रेट है वो अब कहां जा रहा है, 1.7 जा रहा है, और जो आइडियल है वो क्या है, 2.1 है। अब ये समझो रिप्लेसमेंट रेट क्या होता है, मतलब अगर एक माँ, आपको पता है कई बार बता रखा है, अगर मेल फीमेल हैं जब वो जा रहे हैं धरती से, मतलब उनकी डेथ हो रही है, तो उसके बाद वो 2 को हटने के बाद कितने बच्चे यहां पे हैं, मतलब अगर 2 लोग गए हैं तो क्या वो 2 बच्चे यहां पे छोड़ के जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, तो इसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट रेट। मतलब 2 लोग जब हटेंगे तो उनको कितने बच्चे उनके रहेंगे जो रिप्लेस करेंगे। अब जनरली अगर 2 लोग गए हैं, उनके 5 बच्चे हैं, तो रिप्लेसमेंट रेट 5 हो गया। लेकिन ऐसे एक एक का नहीं देखते हैं, हम एरिया वाइज देखते हैं, हम स्टेट वाइज देखते हैं या कंट्री वाइज देखते हैं जनरली, ठीक है। तो ये एक मेन चीज डाली गई है। आपको मेन क्या पता होना चाहिए, आंध्र प्रदेश का जो फर्टिलिटी रेट है वो धीरे धीरे कैसे डिक्लाइन हो रहा है, क्या उसके पीछे कॉजेज हैं और क्या इसका इंप्लीकेशन हो सकता है। अगर इंप्लीकेशन की बात की जाए तो अब यहां पे अगर पॉपुलेशन कम होगी तो पॉपुलेशन कम होने से इफेक्ट क्या पड़ सकता है, पॉलिटिकल एरिना में भी इफेक्ट पड़ेगा। पहली चीज क्या है, लोकसभा में सीट्स का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा जिसमें रिप्रेजेंटेशन कम हो सकता है साउथ इंडिया का, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट क्या हो सकता है, और दिमाग करो, अगर आप ध्यान दोगे तो जो फाइनेंस कमीशन है या फिर जो टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, उस पे इंपैक्ट पड़ सकता है। ये सोच के भैया पॉपुलेशन तो कम ही है लेकिन इनके पास स्किल सेट तो अच्छा ही है ना कंपेयर टू बाकी इंडियन। अगर साउथ इंडिया की बात करो तो स्किल पार्ट की अगर आप पर्टिकुलर रेफरेंस दोगे तो ज्यादा स्किल सेट कहां मिलेगा, नॉर्थ मिलेगा, साउथ मिलेगा। इट इज नॉट अबाउट नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया कोई कर रहा है, इट इज मोर अबाउट कहां पे कितना ज्यादा एडवांसमेंट R&D है। आ रही बात समझ में? तो इस वजह से वो डिसएडवांटेज सेक्शन पे जा सकते हैं और ये चीज 16th फाइनेंस कमीशन मैंने पढ़ाई भी है जो आपको मैं समझा रहा था, ठीक है। चलो इसके बाद
नेक्स्ट आर्टिकल क्या बात कर रहा है? नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है जो आपका यील्ड को इंक्रीज करने के लिए क्या किया गया है। पर्टिकुलरली किसकी बात की जा रही है? अगर और ध्यान से देखोगे यहां पे राइस की बात की जा रही है। अब होता क्या है, जनरली राइस की जो वैरायटीज होती हैं अलग अलग, आपको पता है, तो उन वैरायटीज में देखा जाता है कि कौन सी वैरायटीज में कितना यील्ड हो रहा है। मतलब अगर हमने 1 बीघे में चावल को लगाया है, धान आप लोग बोलते हो, तो उससे क्या हो, कितना हम प्रोडक्शन कर पा रहे हैं। अब यहां पे मेन चीज क्या है, साइंटिस्ट ने एडिट किया है कुछ। एडिट क्या किया हुआ है, यहां पे एक जीन को, उस जीन का नाम क्या है, जहां पे फॉस्फेट को, फॉस्फेट आपको पता है एक न्यूट्रिएंट होता है, ठीक है, जो प्लांट्स के लिए काफी जरूरी होता है। तो जो फॉस्फेट इनटेक करते हैं प्लांट्स, पर्टिकुलरली राइस की बात होती है, तो एक जीन होता है, तो वो जीन क्या करता है, उस फॉस्फेट के ट्रांसफर को या उस फॉस्फेट का जो ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट के अंदर, उसको रोक देता है। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, उन्होंने इसी जीन को जो फॉस्फेट के ट्रांसपोर्ट को रोकती है उसको सप्रेस कर दिया। और सप्रेस करने से क्या होगा, फॉस्फेट का ट्रांसफर अच्छे से होगा। और जब फॉस्फेट का ट्रांसफर अच्छे से होगा तो उससे फॉस्फेट का एब्जॉर्प्शन और अच्छा होगा और इससे 40% हाइयर यील्ड हो सकती है। तो अब ये सारी चीजें जो दी गई है, इसमें मेन चीज क्या है, जो हमने टेक इस्तेमाल किया है, वही चीज लिखी है यहां पे। दिल्ली बेस्ड जो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट जेनोम रिसर्च, उन्होंने डेवलप किया है जीन एडिटेड राइस। अभी जीन एडिटेड राइस मतलब क्या है, इस चावल का जो जीन है उसको एडिट किया गया है बाय यूजिंग CRISPR Cas9। और ये मुझे पढ़ाना है आपको, क्रिस्पियार टेक्निक भी कही होती है, क्या ये एनिमल सेल्स में यूज नहीं होती है? बिल्कुल होती है, ठीक है। बट पर्टिकुलर रेफरेंस से बात करो तो जो आपके जीन होते हैं, जीन कहां पे मिलेंगे, ध्यान करो, कहां मिलेंगे, ठीक। अगर एक सेंस में ऐसे समझोगे तो जब क्रोमोसोम की बात होगी, डीएनए की बात होगी, तो अक्सर उसी के रेफरेंस में आप लोग सुनते हो किसका नाम, जीन का नाम सुनते हो। तो अगर एक जीन है, आपकी बॉडी में जीन है, तो जीन क्या बताती है, जीन बताती है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को, या अगर स्पेसिफिकली बोला जाए किसी भी सेल किस तरीके से परफॉर्म करेगी, तो उसकी परफॉर्मेंस जो होती है उसका जीन डिसाइड करता है। अगर आपके अंदर एक जीन है, उसने बोल रखा है भैया आपको इस एरिया में इतना प्रोडक्शन करना है सेल का, तो उससे ज्यादा नहीं करेगी। अगर ज्यादा होगी तो जीन डिस्टर्ब भी हो जाएगी, वही तो प्रॉब्लम भी क्रिएट करती है ना। तो यहां पे जो जीन थी उसको एडिट कर दिया गया। तो अब जो राइस के अंदर एक जीन होता है जो फॉस्फेट के इंटेक को रोकता था, उसको उन्होंने सप्रेस कर दिया। उसकी वजह से क्या हो रहा है, फॉस्फेट इंटेक अब अच्छे से हो जाएगा। आई बात समझ? हाँ, अभी यू डोंट हैव टू गो ऑन दैट थिंग। मैंने एक सिंपल एक बात बोली, क्योंकि वो बायोटेक में और डिटेल में जो स्टैटिक पोर्शन है वहां पे आपको मैं समझाऊंगा क्या किसके अंदर में है, क्योंकि वो कंफ्यूजन कर देगा। लेकिन आपसे जब कभी जीन सुनोगे, डीएनए सुनोगे, क्रोमोसोम सुनोगे, ये सब एक साथ अलाइन चलते हैं। इट इज नॉट समथिंग जीन कहां पे जा रही है वो कहां पे, बट अगर एक स्पेसिफिक रेफरेंस में देखोगे जहां डीएनए की बात होगी वहीं पे जीन की भी बात होगी, ठीक है। क्रोमोसोम एक बाइंडिंग है जिसमें डीएनए फॉर्म होते हैं, वहीं पे आपको जीन भी मिलेंगे। तो इसीलिए आप अगर ध्यान दोगे तो ऐसे करके था कि नहीं था, ऐसे करके, तो क्या वहां पे जीन नहीं है? इट इज नॉट जस्ट वन जीन, बहुत सारे जीन होते हैं। अगर आप सोच के देखोगे आपके जो स्पेसिफाइड सेल्स हैं, अगर आप टिश्यूज देखोगे, टिश्यूज वही फंक्शन क्यों परफॉर्म कर रहे हैं? जो हार्ट सेल है, जो लिवर सेल है, लिवर सेल वाला जो काम है, जो लिवर टिश्यूज हैं, वो क्यों नहीं किडनी फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं? क्योंकि उनके जीन वैसे हैं। जीन दोनों में कॉमन है, मान लो यहां भी वाई जीन है, यहां भी वाई जीन है, सेम है, लेकिन यहां पे पॉइंट पता है, सिग्नल किसके कितने एक्टिवेट हो रखे हैं। तो मान लो जो लिवर सेल में होगा उसके वहां पे मान लेते 3 सिग्नल है, ए बी सी सिग्नल है, ठीक है। तो यहां पे इन्होंने सिर्फ एक सिग्नल को एक्टिवेट किया हुआ, बी सी यहां पे जो है वो बंद हो रखा है। दूसरे वाले में ए को सप्रेस कर दिया होगा और या सी को सप्रेस कर दिया होगा, तो बी एक्टिवेट हो रखा होगा, लेकिन है कॉमन ही। और वहीं पे जब एक्टिवेशन अनएक्टिवेशन होता है तो प्रॉब्लम भी तो क्रिएट होती है ना। तो ध्यान रखना, पूरे शरीर में जीन जो होता है वो यूनिफॉर्म वे में चलता है, लेकिन पॉइंट ये बात करती है कहां पे किसका स्विच कौन सा टर्न ऑन टर्न ऑफ हो रखा है। और ये चीज और ज्यादा डिटेल में आपको जब मैं इसमें पर्टिकुलर स्टैटिक पोर्शन बताऊंगा तो आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि टिश्यूज कैसे काम कर रहे हैं, उसमें जीन का क्या रोल है। जीन का रोल है तो जीन कैसे चेंज हो रही है। पर्टिकुलरली अभी जो हमारा मेन चीज है वो क्या है कि इन्होंने जो इस्तेमाल किया है, जो जेनोम एडिटिंग, या बेसिकली आप जिसने कहा जीन एडिटेड राइस। अब बोलो सर ये सवाल आपने रखा क्यों है, ये आर्टिकल क्यों डाला गया है? अगर पूछोगे तो आर्टिकल के ऊपर सवाल पूछे गए हैं, इस वजह से डाला गया है। तो पहली चीज तो क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? पहला सिग्निफिकेंस ये होगा, क्या ये नहीं, मतलब कौन सी चीज पर्टिकुलर? हाँ,
जीन एडिटेड, हाँ नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वही तो है एडिट मतलब मॉडिफिकेशन किया जा रहा है। यहाँ पे क्या हुआ देखो, कभी कभी क्या होता है मॉडिफिकेशन में कोई चीज एग्जिस्टिंग होती है जिसको चेंज कर दिया जाता है, और कभी कभी क्या होता है कि उसी के अंदर कोई एक्स्ट्रा चीजें भी ऐड की जाती हैं। तो यहाँ पे एक चीज इंटरेस्टिंग क्या है पता है, यहाँ पे कुछ एड ऑन नहीं किया गया है, यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग चीज है, आपने कहीं भी मैंने एक पार्ट रखा कि कुछ बाहर से उन्होंने मटेरियल डाला है, कोई भी इसने ऐसी चीज एड ऑन कर रखी है जिससे कुछ भी इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, नहीं। तो इससे जो एनवायरमेंटल कंसर्न की बात होती है, ये अभी भी ऐसा नहीं है कि कमर्शियल कल्टीवेशन स्टार्ट हो चुका है, ये सिंपल डाला गया है जहां पे इन्होंने जो उस राइस के अंदर ऑलरेडी जीन थे उन्हीं में से एक जीन जो कि फॉस्फेट के इंक्रीज को या फिर जो अपटेक इनटेक को रेगुलेट कर रहा था उसको खाली उन्होंने रेगुलेट किया है, बाकी कुछ भी नहीं किया है। ना ना बीटिंग नहीं है, जीनोम साइलेंसिंग, जहां पे एक जीन को साइलेंट कर दिया जाता है, ठीक है, जीन साइलेंसिंग भी आप लोग इसे सुनते हो, ठीक। अब इसमें क्या है, इसका सिग्निफिकेंस मेन चीज क्या होगी, इसका मेन सिग्निफिकेंस ये होगा कि फर्टिलाइजर के ऊपर जो डिपेंडेंसी है वो रिड्यूस होगी, क्योंकि फर्टिलाइजर का आप यूज करते क्यों हो, मेन यूज यही होता है कि आप प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सको। तो ये सारे सिग्निफिकेंस हैं जो होंगे पर्टिकुलरली किसकी वजह से, जब फॉस्फेट से या फिर जो आपको मैंने राइस के बारे में बताया उसको अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो हो सकता है, ठीक है। अब यहां पे इंपैक्ट क्या होगा, एग्रीकल्चर पॉलिसी, इनोवेशन, इकोसिस्टम, रिसोर्स का मैनेजमेंट, सब क्या है, ये ओवरऑल इंपैक्ट पड़ेगा, ठीक है। ये आप एक बार पढ़ोगे तो अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हो जाएगी। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। अगर आप ध्यान दोगे तो यूपीएससी में अगर बात की जाए यहां की पॉसिबिलिटी की, तो पॉसिबिलिटी में इन्होंने मस्टर्ड के ऊपर सवाल पूछा हुआ है। अगर आप बात करोगे धारा मस्टर्ड के ऊपर इन्होंने सवाल पूछा, यूपीएससी में पूछा गया है, हाँ। और वहां पे उन्होंने नीचे अगर स्टेटमेंट देखोगे तो वहां पे उन्होंने एग्जांपल दिया पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर के ये बनाया गया है, आप ये क्वेश्चन देखना, उसको गलत कर दिया है जनरली। तो अक्सर जो ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड चीजें होती हैं आपसे क्या बोल सकते हैं वो लोग, तो यहां पे पॉसिबिलिटी बन सकती है, बोल देंगे कि ये चीज जो है IIT XYZ ने बनाया, ऐसे ही करेंगे वो। अगर आप क्वेश्चन को दिशा में उसमें क्वेश्चन डाला नहीं है बट जल्दी वो ऐसे ही करेंगे, करना होगा तो ठीक। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल पे। लास्ट टाइम आपको मैं मलेरिया के ऊपर बता रहा था, ठीक है। अगर बात की जाए तो अब बात करेंगे डेंगू वैक्सीन के ऊपर, ठीक। अब ये क्या है, इंडिया की पहली डेंगू वैक्सीन जो है वो अपने थर्ड फेज में है, ठीक है, मतलब उसका थर्ड फेज चल रहा है, फर्स्ट सेकंड फेज भी चला होगा, ठीक है, जहां पे टेस्टिंग की जाती है उसको। अब पहली चीज समझो कि इसका नेम क्या है, डेंगियाल, ठीक है, डेंगियाल करके आप इसको पढ़ सकते हो जनरली। तो अभी किसने बनाया, ICMR और पनीसिया बायोटेक जो है वो फेज 3 ट्रायल को कंडक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब यहां पे ये चीज और डिटेल में उतनी नहीं करनी है आपको, मेन चीज जो समझनी है वो क्या है, मेन चीज समझनी है कि इसका नाम क्या है, कौन इसको कर रहा है, ठीक है। इसमें वॉलंटियर्स हैं। अब ये जो वॉलंटियर्स हैं इन वॉलंटियर्स में क्या किया जाएगा, यहां पे जितने भी डेंगू के वायरस टाइप होते हैं उनको टारगेट किया जाता है। अभी तक इंडिया में कोई भी लाइसेंस्ड वैक्सीन नहीं है डेंगू को लेकर के। अगर आप वही देखोगे 2022 में वैक्सीन के ऊपर सवाल मैंने लास्ट टाइम भी पढ़ा दिया था, आपको समझा दिया था कैसे बनाई गई है। तो इसमें जो 4 वायरस होते हैं डेंगू के उनको पिक किया गया, उनमें से जो हार्मफुल सेक्शन रहेगा उनका उसको पिक करके हमारी बॉडी को ट्रेन किया जाएगा बेसिकली। या आप इतना पढ़ोगे आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा, बट अगर एक आसान सी भाषा में समझाया जाए तो क्या करेंगे, उसमें जब वायरस का एक ऐसा स्ट्रेन लिया जाएगा और उस स्ट्रेन से जब वैक्सीन बनेगी, उस वैक्सीन को जो आपके अंदर डाला जाएगा तो आपकी बॉडी के अंदर वो इम्यून रिस्पॉन्स बन जाएगा। तो जब एक्चुअल डेंगू होगा तो आप उससे बच पाओगे। आई बात समझ में। तो यहां पे कहां पॉसिबिलिटी बन सकती है क्वेश्चन पूछे जाने की, दे माइट आस्क कि भैया यहां पे कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है या फिर वैक्सीन का नाम क्या है। फिर बोल सकते हैं देयर इज नो लाइसेंस्ड वैक्सीन इन इंडिया, देयर इज ऑलरेडी वन लाइसेंस्ड वैक्सीन इन इंडिया। ऐसे तो करेंगे। आप लोग इतने PYQ सॉल्व कर चुके हो तो अब जब भी मैं बोल रहा हूं तो आपके दिमाग में हिट हो रहा होगा, हाँ सवाल ऐसे ही करते नहीं करते। लास्ट समय जब फर्स्ट को इसके पहले हुआ तो वहां मैंने चीजें नहीं की थी क्योंकि उस समय आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, बट अभी आप लोग 4-5 PYQs के टेस्ट दे चुके हो तो यू नो हाउ क्वेश्चंस आर बीइंग फ्रेम्ड, ठीक है। चलो उसके बाद बात करते हैं, फिर देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है, निमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन, ठीक है, ये भी पढ़ा चुका हूं आपको मैं। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल किसके ऊपर बात कर रहे हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड मेज के ऊपर, ठीक है। अब ये किसके ऊपर है, किसके रिगार्ड में बात हो रही है, यहां पे क्या हुआ है आप पहले उसको एक बार समझो और होने के बाद इसका क्या इंपैक्ट होगा
हम उसको समझते हैं। बात किसकी हो रही है? मेज के ऊपर बात हो रही है, ठीक। तो अब यहां पे क्या हुआ है, 2 टाइप्स ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड मेज का अप्रूवल हुआ है, ठीक है, ट्रायल के लिए, कमर्शियल यूज के लिए नहीं हुआ है। अब यहां पे क्या है, पहला है हर्बिसाइड टॉलरेंट और दूसरा क्या है, इंसेक्ट रेसिस्टेंट मेज। अब मेज का मतलब क्या होता है पता है? मेज क्या है? मक्का या भुट्टा, है ना। मेज अक्सर सर मेज क्या है, मेज क्या है, वही चीज है। अब मेज को अक्सर जो खतरा होता है वो क्या होता है, यहां पे एक ग्लाइफॉस्फेट करके बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। अब ग्लाइफॉस्फेट क्या है, आपने ध्यान दिया होगा, हर्बिसाइड का मतलब क्या होता है, जो वीड्स आप देखते हो, जब कभी कोई पौधा उगता है तो उसके सराउंडिंग में बहुत सारी घास फूस आ जाती है, वीड कहते हैं उसको, ठीक है। तो अभी ये जो हमने जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ट्रायल किया जा रहा है मेज का, उसके अंदर क्या है, इन्होंने हर्बिसाइड टॉलरेंट मेज बनाया हुआ, मतलब जो भी सराउंडिंग में मेज रहेंगे उसकी सराउंडिंग में जो वीड्स रहेंगे वो इंपैक्ट ना करें किसको, इस मेज को। दूसरी चीज क्या है, इंसेक्ट रेसिस्टेंट बनाया गया है इसको। इसके अंदर क्या है, लेपिडोप्टेरन। लेपिडोप्टेरन क्या होता है, बेसिकली जब आप देखोगे जो बटरफ्लाइज होती हैं या इंसेक्ट्स जो होते हैं पर्टिकुलरली, वो अपने लार्वा स्टेज में जब होते हैं तो वो अक्सर क्या करते हैं, जो क्रॉप्स होती हैं उसको खा लेते हैं, उस क्रॉप को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो ये जो बनाया गया है, क्या बनाया गया है, इस मेज को, इस मेज के अंदर इस तरीके से मॉडिफिकेशन किया गया है कि वो इन सब को रेसिस्ट कर सके, इंसेक्ट रेसिस्टेंट मेज बनाया गया है। अब यहां सवाल कैसे पूछ सकते हैं, पहले वो समझो, क्योंकि जेनेटिक मॉडिफिकेशन, जेनोम एडिटिंग, जेनोम सीक्वेंसिंग, जीन साइलेंसिंग, फिर मॉलिक्यूलर सीजर्स या फिर किस तरीके से काम करती है, सबको मुझे पढ़ाना है आपको। बट मेन चीज क्या है, अभी करंट अफेयर्स से क्या रिलेट हो रही है। आपको क्या लगता है ये करंट अफेयर्स नहीं है, और किस चीज को आप करंट अफेयर बोलोगे, इसी को कहते हैं पर्टिकुलरली। सिर्फ एक मेन चीज क्या है, जो आपका जेनेटिक मॉडिफाइड जीएम क्रॉप, तो क्या अभी इसको प्रॉपर तरीके से कमर्शियल कल्टीवेशन इसका स्टार्ट हो चुका है? अगर सवाल पूछा जाए तो नहीं हुआ है, तो पूछ सकते हैं मेज के रिगार्ड में। फिर चीज क्या है, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर ये सारी चीजें की गई है। कोई दिक्कत हुई यहां पे? अब सोचो, ये एग्जाम्पल क्या समझना जरूरी है, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का पॉइंट है, तो उसका जवाब आपको मिलेगा यहां पे, ठीक है। पहले इसका सिग्निफिकेंस देख लो, ये बायोटेक बेस्ड एग्रीकल्चर रिसर्च है। तो अभी तक आपने जो बायो पढ़ी है, क्या उसको रिलेट कर पा रहे हो, थोड़ा बहुत एक अंडरस्टैंडिंग बन रही है? जब मैंने मेज के बारे में बात की, तुरंत आपके दिमाग में आती है प्लांटे किंगडम की बात हो रही है, पर्टिकुलरली एंजियोस्पर्म्स की बात हो रही होगी। जोड़ पा रहे हो, नहीं जोड़ पा रहे हो? याद है, पहला मोनेरा, प्रोटिस्टा, ठीक। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मोनेरा एंड फंजाई? ओके, तो जो मोनेरा होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं, न्यूक्लियस है उनमें, फॉल्स न्यूक्लियस होते हैं। और जो आपके प्रोटिस्ट होते हैं और जो मोनेरा होते हैं, उन दोनों में डिफरेंस क्या है? याद आ रहा है कुछ? वन सिंगल सेल होते हैं लेकिन उसमें न्यूक्लियस के फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। पंजाय में आओगे न्यूक्लियस रहेगा लेकिन मल्टी सेलुलर फॉर्म में चली जाएंगी, ठीक है। ऐसे ही समझना है, डू नॉट आप अगर सोच रहे हो कि आप लिस्ट पढ़ लोगे पूरे फाइलम की, ऑर्डर की, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल और वेस्ट ऑफ टाइम भी है। यूपीएससी कैसे सवाल पूछ रहा है बस उतना पढ़ो। तो दिस इज व्हाट आई मीन कि रिलेट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो एंजियोस्पर्म्स के साथ, ठीक है। तो अब यहां पे हुआ क्या, कंट्रोवर्सी, ऑलरेडी यही चीज सेम चीज चल रही है, क्योंकि इंडिया में कई बार इन सब चीजों को के लेके कंट्रोवर्सी होती है कि अगर आपने कोई भी जीएम क्रॉप लेकर के चले आए हो तो उससे एनवायरमेंटल कंसर्न्स हो सकते हैं। क्रॉप रेसिस्ट अगर करना स्टार्ट कर गई उन चीज को लेकर के जिस चीज से खतरा है, तब क्या बचेगा, तब क्या रेटिंग करोगे? तब तो जो पहले था वो भी बर्बाद, जो अभी आया वो भी बर्बाद, तो प्रॉब्लम और क्रिएट हो सकती है, ठीक है। अब अगर आप ध्यान दोगे यहां पे, चलो पॉलिटिकल इंप्लीकेशन ही पढ़ लोगे आप, 2018 क्वेश्चन, जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड। अब ये ध्यान दो क्या लिखा है, अब समझ में मैंने क्यों पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का रेफरेंस दिया है इस जहां पे? जोड़ पा रहे हो, जोड़ पा रहे हो? अगर यहां पे पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लिखा है, सोचो कि यूपीएससी कितनी यूनिवर्सिटी पढ़ेगा, लेकिन पूछा हुआ है ना इसने 2018 में। तो अब यही रेफरेंस तो बात किसमें की गई है, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड मेज है। पहला सवाल यहीं से पूछेंगे अगर पूछना होगा तो। दूसरा सवाल क्या पूछ सकते हैं, किन किन चीजों से रेसिस्टेंट बनाया गया है उसको, हर्बिसाइड और जो आपके इंसेक्ट वाली बात की है। क्या इसके अलावा कोई एक एरिया बचा जहां सवाल पूछ सकते हैं? नहीं पूछ सकते हैं।
ट्रस्ट मी। आप बताओ और क्या ऐसे सवाल पूछ लेंगे आउट ऑफ द बॉक्स जाके, उन्हें इतने में ही सवाल पूछना है। ये क्या है, सॉइल बैक्टीरियम से बनाया गया है। जीएम क्रॉप हैज द जीन दैट अलाउज प्लांट क्रॉस पॉलिनेशन और हाइब्रिडाइजेशन, तो वो भी तो उसी तरीके से कुछ बनाएंगे ना। अगर उनके ऊपर बनाना होगा कि भैया जीएम मस्टर्ड नहीं, या फिर बोल देंगे जीएम मेज के बारे में पूछना होगा। बात समझ में आ रही है? दिस इज व्हाट यू कॉल करंट अफेयर्स वाला सेक्शन। चलो अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल पे। जोड़ पा रहे हो बायोटेक के साथ थोड़ा बहुत? हाँ समझ में आ रहा है? बहुत फास्ट तो नहीं हो रहा है किसी के लिए? ठीक। नेक्स्ट क्या कह रहा है? गुजरात ने इंडिया का पहला ट्राइबल जेनोम प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है। ट्राइबल जेनोम प्रोजेक्ट, अब ये क्या है, कैसे है, उसको समझो। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये बेसिकली हेल्थ केयर को इंप्रूव करने के लिए किया गया है। और हेल्थ केयर किसकी? जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उनकी। और वो कैसे होगा? बाय डिटेक्टिंग जेनेटिक डिसऑर्डर्स। और जब जेनेटिक डिसऑर्डर्स पता चल जाएगा जो ट्राइबल पॉपुलेशन है, तो उससे हम लोग उनको पर्सनलाइज्ड मेडिसिन दे पाएंगे। अब सवाल है कि भाई यहां पे हम जेनेटिक डिसऑर्डर कैसे पता करेंगे? जेनेटिक डिसऑर्डर पता करेंगे बाय अंडरस्टैंडिंग देयर जीन। अभी आपको रोडीज प्रोजेक्ट के बारे में बताया मैंने, क्या हो रहा है, डीएनए सैंपलिंग हो रही कि नहीं हो रही है। सेम यहां पे भी करेंगे। यहां पे हम डेटाबेस बनाएंगे एक ट्राइब का। तो ट्राइब के जितने भी लोग हैं उनका एक डेटाबेस रहेगा। किसका? उनका डेटाबेस जो उनके जीन का डेटाबेस है। और उस डेटाबेस का हम इस्तेमाल कैसे करेंगे? उस डेटाबेस से हम देखेंगे कि कौन कौन से क्योंकि अक्सर देखोगे कि क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रहते हैं, तो उनके ऑफस्प्रिंग से बहुत ज्यादा डिसऑर्डर्स भी दिखेंगे, पर्टिकुलरली जो ब्लड रिलेटेड होते हैं। जैसे आप लोग एनीमिया सुनते हो, तो वहीं पे आप लोग थैलेसीमिया जो जेनेटिक डिसऑर्डर होता है वो भी दिखता है। सिकल सेल एनीमिया आपने देखा होगा। पॉइंट सुने नहीं सुने? सारी चीजें ये सब इंटरलिंक्ड हैं सारे। तो अब यहाँ पे क्या है, इसका जो मेन काम अगर देखोगे तो ये गुजरात में लॉन्च किया गया। पहली चीज, ये ट्राइबल प्रोजेक्ट है, ये आपको पता होना चाहिए। इंप्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है? गुजरात बायोटेक रिसर्च सेंटर है। ठीक है, यहाँ पे 2000 इंडिविजुअल फ्रॉम डिफरेंट कम्युनिटीज जो होंगे उनको यहाँ पे उनका एक प्रॉपर डेटा बनाया जाएगा। अब ये जो किया जाएगा, ये पर्टिकुलरली इसका क्या सिग्निफिकेंस होगा? इसका फोकस रखा गया है जो ट्राइबल हेल्थ केयर के जेनोमिक्स हैं उससे हम लोग प्रमोट कर सकें प्रिसाइज मेडिसिन। हमें जब एग्जैक्टली पता होगा कि भैया इस जीन में ये प्रॉब्लम है, तो पर्सनलाइज वैक्सीन या पर्सनलाइज मेडिसिन दे पाएंगे। और जब ये दे पाएंगे तो उनकी जो लॉन्ग प्रोन प्रॉब्लम्स हैं उनका भी एक प्रॉपर हम सोल्यूशन निकाल पाएंगे। कोई डाउट? सवाल कहां से पूछेंगे? कौन से स्टेट में फर्स्ट प्रोजेक्ट ट्राइबल का लॉन्च हुआ है? अब ये ऐसे नहीं बोलेंगे, वो स्टेटमेंट डालेंगे। वो बोल सकते हैं कि आंध्र प्रदेश हैज लॉन्च्ड, या बोल देंगे केरला हैज लॉन्च्ड। और सोचो ऑब्वियस सी बात है, केरला तो सुन ही रहे हैं, वो तो करेगा ही करेगा। कर सकते नहीं कर सकते ऐसे? ये आपको समझना होगा। बोल देंगे ट्राइबल पॉपुलेशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ऐसे बोल देंगे, तब और कंफ्यूजन हो जाएगी। तो सोचोगे हाँ वहां पे तो ऑलरेडी ट्राइबल पॉपुलेशन है। दे आर ट्राइंग टू सिंपली कंफ्यूज यू, बट उस कंफ्यूजन से बाहर निकलना है तो आपको थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन करना पड़ेगा। और जब इंटरप्रिटेशन करोगे तो एक अंडरस्टैंडिंग भी आपकी डेवलप होगी। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव क्या है? अर्ली जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो होते हैं जैसे सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, फिर बाकी जो हेरिडिटरी कैंसर्स होते हैं उनको प्रॉपर तरीके से डिटेक्ट करना। ये क्या है? ये उद्देश्य है किस चीज का? जो आपका जेनोम प्रोजेक्ट इंडिया का पहला लॉन्च किया गया है। कोई डाउट आपको यहां पे? ठीक है, चलो अब हम लोग बात करते हैं इसी से कनेक्ट करके एनीमिया मुक्त भारत। ये आपको मैं ऑलरेडी कई बार समझा चुका हूं, पढ़ा चुका हूं, रिलेट कर लिया करो इसको। और मैंने बार बार ये चीज क्यों बताता हूं? एक ही चीज को मैं 100 बार ही बताऊंगा जस्ट टू मेक श्योर कि आपका ब्रेन उतना स्टॉर्म में चला जाए, इतनी ब्रेन स्टॉर्मिंग हो जाए। आपको लगता होगा सर वही सेम चीज आ रही है बार बार, आने दो। किसी को लगता है ऐसा सर बार बार वही सेम चीज पढ़ने से क्या फायदा है? किसी के है दिमाग में ये सवाल? नहीं है? अरे आना चाहिए, बार बार क्यों ही लेके आ रहा हूं मैं? तो जवाब बताओ फिर, क्यों नहीं लगता? अगर सवाल नहीं आ रहा तो कुछ ना कुछ तो जवाब दिए होगे अपने आप को। मसला अब यहां पे मेन चीज क्या है? सवाल इन्होंने कैसे पूछा था? नॉन न्यूट्रिशनल कॉजेस ऑफ एनीमिया एंडेमिक पॉकेट्स। एंडेमिक पॉकेट्स मतलब ट्राइबल पॉकेट्स नहीं होंगे क्या यहां पे? बिल्कुल होंगे। स्पेशल फोकस ऑन मलेरिया, ह्यूमोग्लोबोपिनोपैथीज एंड फ्लोराइसिस। अब ये सारी चीजें आपको नहीं भी पता है, लेकिन जनरल सेंस में देखा जाए तो इन सब का कनेक्शन किसके साथ है? ब्लड के साथ है। अब मलेरिया रेफरेंस दिया गया है तो मैंने आपको उस दिन ही बताया था मलेरिया वैक्सीन के ऊपर। याद आ रहा है नहीं आ रहा है? मलेरिया वैक्सीन के रिगार्ड में। ठीक है, अब यहां पे क्वेश्चन कई बार बता चुके हैं, एक बार पढ़ लोगे समझ में आ जाएगा आपको। उसके बाद फिर कैस्टाइन प्रोटीन इज ऑफन मेंशन्ड इन न्यूज। ठीक है, आपने इतना ही पढ़ा। अब क्या होगा बोलो?
बायोसेंसर यूज्ड इन एक्यूरेट डिटेक्शन ऑफ पैथोजन, क्या वो है? जीन दैट मेक्स प्लांट पेस्ट रेसिस्टेंट, अ हर्बिसाइडल सब्सटेंस सिंथेसाइज्ड जेनेटिकली मॉडिफाइड ग्रुप, अ मॉलिक्यूलर सीजर यूज्ड इन टारगेटेड जीन एडिटिंग, है ना? बहुत ही सिमिलर काइंड के साउंड करते हैं ये। फिर हेल्थ फॉर ऑल, क्या ये एक क्वेश्चन था हेल्थ फॉर ऑल का जहां पे यूपीएससी ने पूछा था कि भैया हेल्थ फॉर ऑल का कॉन्सेप्ट में क्या क्या प्रॉब्लम्स है, कैसे उसका सोल्यूशन निकाला जा सकता है। तो आपको इंटरलिंक करना है कि गुजरात का जो जेनोम प्रोजेक्ट है वो कैसे हेल्थ फॉर ऑल को अच्छे तरीके से सेफगार्ड करेगा। तो ये एक क्वेश्चन को पढ़ो, क्या लिखा है? एप्रोप्रिएट लोकल कम्युनिटी लेवल हेल्थ केयर इंटरवेंशन इज अ प्री रिक्विजिट टू अचीव हेल्थ फॉर ऑल इन इंडिया। क्वेश्चन पूछा गया है, हाँ या ना? ठीक, कब का है? GS2 2018 का प्रोजेक्ट है। अब अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे इस चीज को, तो यहां पे क्या चीज डाली गई है? लोकल कम्युनिटी लेवल हेल्थ केयर इंटरवेंशन इज प्री रिक्विजिट। तो क्या जो लोकल लेवल पे ग्लोबल या फिर जो आपने अभी जेनोम प्रोजेक्ट देखा, क्या वो इंटरलिंक नहीं हो रहा है इसके साथ? क्या आप एग्जाम्पल नहीं दे सकते हो? सोच के देखो एक बार। तो इसीलिए यहां पे मैंने मेंशन भी किया है किस तरीके से ये हेल्थ फॉर ऑल को, जो गुजरात में जेनोम प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, सपोर्ट करता है हेल्थ फॉर ऑल को, क्योंकि फोकस है वल्नरेबल कम्युनिटीज पे, ट्राइबल पॉपुलेशन टारगेट होती है। यहां पे प्रिवेंटिव और पर्सनलाइज केयर भी तो फोकस हो रहा है ना। याद आ रहा है यूपीएससी में सवाल पूछा था, प्रिवेंटिव केयर के ऊपर सवाल पूछे हुए थे प्रीलिम्स में, तो क्या उसको नहीं यहां पे हो रहा है? मैं इसलिए बोल रहा हूं, मेंस का एक बार आपके पास नोट्स बन चुका है ना, ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट टू इंटरलिंक इसका इसके साथ, इसका दूसरे के साथ। जब ये करोगे तो आपको अंडरस्टैंडिंग और ज्यादा अच्छे से बनेगी। ठीक है, चलो उसके बाद बात करते हैं अब नेक्स्ट आर्टिकल पे। ये बायोटेक के 4 से 5 आर्टिकल्स हैं जिसकी एक अंडरस्टैंडिंग आपको मिल चुकी है। अब हम मिसलेनियस आर्टिकल्स को लेते हैं, ठीक है? क्योंकि करंट अफेयर्स जैसे आपने पहली उस समय देखा था 4-5 घंटे गए हैं उसमें, वो सिंपल एक ब्रेनस्टॉर्मिंग थी। लेकिन अभी आपको समझ में आ रहा है, इतनी स्पीड डिसेंट है, मेन आर्टिकल का कॉन्टेक्स्ट समझ में आ रहा है। ये चीज पहले भी हो सकती थी, लेकिन उस समय अगर करता तो आपके लिए बहुत फास्ट हो जाता। अभी आपको पता है, आपका ब्रेन तैयार है, आपको लग भी नहीं रहा होगा। ठीक है, अब ये चीज क्या है? इंडिया और नमीबिया किस तरीके से कोऑपरेशन को एनहांस कर रहे हैं। अब नमीबिया की बात हो रही है, इंडिया की बात हो रही है, तो हम कोऑपरेशन कैसे कर रहे हैं? जैसे कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ये क्या है? ये बेसिकली कोलिशन है। इस कोलिशन में क्या होता है, जो कंट्रीज होंगी, सुना है आपने इस प्रोजेक्ट को, कोलिशन को? तो इसमें जो कंट्रीज हैं, वो कंट्रीज आपस की जो डिजास्टर रेजिलिएंट टेक होती है उनको एक्सचेंज करती हैं। अब डिजास्टर रेजिलिएंट टेक का मतलब क्या है? जो बहुत ही डिजास्टर प्रोन एरियाज होती हैं, डिजास्टर प्रोन कंट्रीज जो होती हैं, उनमें जो जो प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स में कैसे हम इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा बिल्ड करें जिससे वो रेसिस्ट कर सकें। इंडिया पार्ट है उसका, तो इंडिया नमीबिया को भी लेकर के, नमीबिया है प्रोन टू सर्टेन डिजास्टर्स। और इसके साथ क्या है, यहां पे ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, इसमें भी हम कोऑपरेट करने की कोशिश कर रहे हैं नमीबिया के साथ। फिर यहां पे एक मेजर आउटकम क्या है? डिजिटल पेमेंट सिस्टम का लॉन्च हमने किया है, 24 में भी किया था, ठीक है, जो कि इंडिया के यूपीआई टेक के ऊपर बेस है। और ये चीज किसके साथ हमने की है? एनपीसीआई और बैंक ऑफ नमीबिया के साथ मिलके। अब आपको समझ में आ रहा होगा एनपीसीआई यूपीआई कितनी बार सवाल पूछा जा चुका है। अगर एक बार सवाल पूछा जाए, लेट इट बी, अगर उसी पैटर्न के ऊपर 2 से 3 सवाल पूछ ले, समझ जाओ टॉपिक जरूरी है यूपीएससी के कंसर्न में। एनपीसीआई के ऊपर सवाल पूछा है, यूपीआई का आउटकम पूछा है, यूपीआई यूएई के साथ कनेक्शन पूछा है। याद आ नहीं आ रहा है? यहां तो 4-5 क्वेश्चन नाम से मैं आपको दिखा भी चुका हूं, कैसे टू पिन होता है, 3 पिन कैसे काम करता है, ऑथेंटिकेशन याद है नहीं याद है आपको? लेयर बाय लेयर मैंने समझाया था। तो ये तो हो गया नमीबिया का रेफरेंस, यहां पे मेन चीज, ठीक है, कोई दिक्कत यहां पे। उसके बाद यहां पे बात होती है वेल्विसविचिया मिराबिलिस। ये एक रेयर एंशियंट प्लांट है जो केवल नमीबिया डेजर्ट में पाया जाता है। अब बोलो सर इसका जरूरत क्या है हमें जानने की? जरूरत यह है क्योंकि ये अप्रोक्सीमेटली 1000 ईयर सर्वाइव कर सकता है। इसको लिविंग फॉसिल भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है? इसमें 2 लंबे रिबन लाइक लीव्स होते हैं जो कंटिन्यूअसली ग्रो करते रहते हैं थ्रू आउट देयर लाइफ टाइम। अब इसका रेफरेंस यहां पे क्यों दिया गया है? क्योंकि नमीबिया ने रेफरेंस दिया इस चीज का कि भैया हमारा और इंडिया का रिलेशन ठीक इस पौधे की तरह, जिसका नाम क्या है, वेल्विसविचिया मिराबिलिस की तरीके से एकदम मजबूत रहे सालों साल। अब जोड़ पा रहे हो कॉन्टेक्स्ट को? तो उस वजह से ये चीज मैंने आपको यहां पे शो कर दी। कोई दिक्कत किसी को? बस नाम याद रखोगे, किसके रिगार्ड में बात हो रहा है वो समझ जाओगे आप, ठीक है। चलो, इंपॉर्टेंस ऑफ नमीबिया टू इंडिया क्या है यहां पे, ठीक है। अब वो अगर बात की जा रही है तो स्ट्रैटेजिक मिनरल, ऑब्वियस सी बात है, यूरेनियम, डायमंड, ये सब क्या है? ये आपकी नमीबिया की लोकेशन है, ठीक है।
ये एक बार आपको मैपिंग में कराऊंगा तो उसमें आप समझ में आ जाएगी चीजें क्या हैं। अब अगर आप ध्यान दोगे तो नमीबिया का यहां पे है, तो अगर आपने ये भी सुना होगा चीता प्रोजेक्ट, वो किससे बात होती है? ठीक। अब यहां पे क्या हुआ है, हम अपने एनर्जी कोऑपरेशन कर रहे हैं, डिप्लोमेटिक टाइज कर रहे हैं, वाइल्ड लाइफ डिप्लोमेसी हो रही है, मैरीटाइम एक्सेस हो रहा है। ये पढ़ लोगे समझ में आ जाएगा। कोई ऐसी चीज है समझाने वाली इसके अंदर? जो समझाने वाली मैं उसी को पिक कर रहा हूं, बाकी आप खुद जब पढ़ेंगे ना आपको समझ में आ ही जाएगा। आप अगर ये एक्सपेक्ट करोगे नहीं एक एक लाइन एक एक वर्ड समझाया जाए, फिर आपको घर पे भी जाकर के वही सेम चीज रिवाइज, क्या ऐसा सोच रहे हो? क्या वो वर्थ इट है? उतना नहीं है, क्योंकि आपको इनपुट टू आउटपुट रेशियो देखना पड़ेगा। ठीक है, चलो ठीक है। इसके बाद ये क्वेश्चन है, ऐसी प्रैक्टिस क्वेश्चन है, पढ़ो एक बार, देखो हो गया। कोई अब बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। हैव यू हर्ड अबाउट कॉर्पोरेट बॉन्ड? सुना है कॉर्पोरेट बॉन्ड के बारे में? कैट बॉन्ड के बारे में सुना है किसी ने? जितने आर्टिकल हैं इसमें से एक भी न्यूज आपने पहले से पढ़ी थी? इसमें से कौन कौन सी आपने पढ़ी है? और आप जोड़ो, सोचो कि आपने जो थोड़ा बहुत करंट अफेयर पढ़े उसके रिगार्डिंग बता रहा हूं मैं, अगर पढ़ा होगा तो। डेंगी ऑल और अब करना क्या है, जो आपने पढ़ा हुआ है उसको इंटरलिंक कर दो यहां पे। दिस इज वॉट यू हैव टू डू, क्योंकि जो आपने पढ़ा है वो सिंपल एक शब्द पढ़ा होगा, उसमें से कहां से सवाल पूछे जा सकते हैं वो मिसिंग पार्ट होता है। अब अगर सवाल यहां से पूछेंगे, मैं आपको ये भी बताऊं सवाल क्या बोलेंगे पता है? वो ये नहीं पूछेंगे, वो बोलेंगे सम प्लांट्स कैन सर्वाइव इवन 1000 ईयर, या none of the plant in plantae kingdom survive 1000 ईयर। अब सोचोगे यार 500 साल तक सुना है, लेकिन आपको पता भी नहीं चलेगा कहां से गया है क्वेश्चन, क्योंकि ऐसे ही पूछ रहे हैं, डिराइव कर रहे हैं मीनिंग से। दे नॉट आस्किंग डायरेक्ट थिंग, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि आप सोचो, आप एनालाइज करो, ये नहीं करते हो। याद आया ऐसे सवाल पूछते हैं, सम स्पीशीज ऑफ मैमल्स आर हर्बीवोरस, सम स्पीशीज ऑफ मैरीन मैमल्स आर हर्बीवोरस, और ऐसे तो पूछे सवाल, तो क्या नहीं पूछ सकते हैं ये? समझ में कंफ्यूजन तो नहीं हो रही है? चलो, लिविंग फॉसिल मतलब, फॉसिल्स ऐसी चीज होती है जो लंबे समय तक रहता है। लिविंग फॉसिल मतलब एक ऐसी चीज जो बहुत लंबे समय से है और जिंदा भी है, ऐसे रिगार्डिंग बात हो रही है। अगर कोई चीज एक मान लो ये है, इसको उठा के आप डाल दोगे और ये इसके अंदर कोई भी मैटर नहीं बचा है, पर्टिकुलर लिविंग मैटर, सेल डेड हो चुके हैं, तो एक समय बाद क्या होगा? फॉसिल बन जाएगा। ये फॉसिल बना कि नहीं बना? ये क्यों बना? क्योंकि इसके अंदर लिविंग मैटर जा चुका है। ऑन द मीन टाइम अगर इसी को एक लंबे समय तक रख देंगे तो एक से फिर रेफरेंस दिया जाता है। इट इज नॉट समथिंग ये बोला जा रहा है, एक सेंस में कहा जाता है भैया लिविंग फॉसिल इतने साल से हैं, तो इन्होंने अलग अलग एनवायरमेंट को देखा होगा, अलग अलग चीजों को फेस किया होगा, उस रिगार्ड में बोला जाता है, मेटाफोरिकल कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, हाँ। क्योंकि फॉसिल इज एनीथिंग विच इज ओल्ड, ऐसे समझ लो, जो कि लिविंग मैटर, ऑर्गेनिक मैटर से डिराइव हो। अब ये एक बहुत बड़ी चीज है, हाउ कैन कैट बॉन्ड प्लान फॉर नेचुरल डिजास्टर। अब यहां पे एक चीज समझ लो, बॉन्ड का मतलब, बॉन्ड पता है क्या होते हैं? ठीक है, कोई बात नहीं, जो आपको अभी थोड़ा सा ये आपने सुना होगा, मनी मार्केट के रिगार्ड में कुछ चीजें हैं जो बतानी है। ठीक है, स्टॉक मार्केट कैसे काम कर, बट उसके अंदर अब धीरे धीरे में चीजें भी अब समझाना स्टार्ट कर रहा हूं आपको। बॉन्ड का मतलब क्या होता है, एकदम आसान सी भाषा में अगर बताया जाए आपको, तो जब लेट्स से आप एक कंपनी हो, ठीक है, कोई भी अपनी अपनी कंपनी ले लो, और मेरे पास लेट्स से है इस समय 100 रुपए, ठीक, या मैं कंपनी हूं, क्योंकि आप अपनी अपनी कंपनी कुछ और ही बना लोगे। मान लो फॉर अ मोमेंट मैं एक कंपनी हूं, आप सबके पास 100 रुपए है, ठीक है, तो मैं आपसे आके बोलूं भैया 100 रुपए, 1000 रुपए रख लो फॉर अ मोमेंट, ठीक है, 1000 रुपए सबके पास है, तो मैं बोलूं एक काम करो अक्षिता, आप जो है मुझे 1000 रुपए दे दो। अब बोले क्यों दे दें भाई? मैं कहूंगा अगर आप 1000 रुपए दे दोगे मुझे, तो आपको मैं 1 साल बाद इस पे इतना रुपए इंटरेस्ट दे दूंगा। हाँ बात तो ठीक है, लेकिन अब इसमें होगा क्या? मैंने कहा भैया मैं आपको 1000 रुपए का बॉन्ड तो दूंगा। बॉन्ड मतलब क्या है? बेसिकली जब आप लोन ले रहे हो आउटसाइड बैंक, बैंक क्या है? ये इंस्टीट्यूशनल है,
कभी ध्यान दोगे तो लोन जो दिया जाता है वो इंस्टीट्यूशन होते हैं, ठीक है। अब जो इंस्टीट्यूशनल कोई होते हैं तो हाँ, कहां खो गए, चलो कोई बात नहीं। देखो सिंपल, मैंने कहा कि आपके पास सबके पास हजार हजार रुपए है, मैं एक कंपनी हूं, तो मैंने आके आपसे बोला कि भाई एक काम करो, मुझे जो है आप 1,000 रुपए दे दो और इन रिटर्न अगले साल मैं आपको इसी पे इतना % इंटरेस्ट दे दूंगा। तो बेसिकली मैं आपसे आके लोन मांग रहा हूं, पैसा मांग रहा हूं। तो या तो मैं पैसा जाके बैंक से ले लूं, तो बैंक से ना लेने की बजाय मैं आपसे आकर पैसा ले रहा हूं। तो मैंने क्या कहा, भैया एक काम कर रहा हूं, आप जो है आपको मैं एक पर्ची दूंगा, ठीक है, ऐसे ही रहेगा बॉन्ड टाइप का, इसमें लिख तो दूंगा मैं 1,000 रुपए, लेकिन आपको मुझे देने कितने हैं, आपको मुझे देने केवल 950 रुपए हैं भाई साहब। बोले ये क्या है, कहे 950 रुपए आप अभी दो, अगले साल जब मैं आपको रिटर्न करूंगा तो पूरा 1,000 रुपए रिटर्न करूंगा। मतलब क्या हो रहा है, आपका जो फेस वैल्यू पे इश्यू तो किया गया है, बॉन्ड तो 1,000 रुपए का है, लेकिन जो रिटर्न हो रहा है आपको, रिटर्न क्या होगा, जो बीच का डिफरेंस होगा ये भी इंक्लूड हो जाएगा। क्या ये ऑब्लिगेशन है कि आपको मुझे रिटर्न करना पड़ेगा, आपको बिल्कुल करना पड़ेगा, ये दिस इज व्हाट इट मींस। लेकिन वहीं पे स्टॉक मार्केट में मैं आपसे हजार हजार सबके पास है, आप लोग पैसा मुझे दे दो, आप लोग जब मुझे पैसा दे दोगे तो उससे क्या होगा, मैं अपने इस पैसे को ले जाके कहीं पे लगाऊंगा। आप बोले पैसा डूब गया, तो मैं कहा पैसा डूब गया तो पैसा डूब गया, कुछ वापस नहीं मिलेगा। लेकिन वो चीज बॉन्ड में नहीं हो सकती है। अगर पैसा जाएगा तो मैं अपनी जमीन बेच करके आपको दूं, लेकिन देना पड़ेगा मुझे पैसा, ये ऑब्लिगेशन है। आपने मुझे 950 दिए हैं, तो आपको कितना लोगे पैसा भाई, 950 रुपए तो आपको अगले साल रिटर्न होंगे, प्लस इसमें 50 रुपए एड ऑन मिलेगा, और ये एड ऑन जो है इसको आप इंटरेस्ट मान लो, ऐसे समझो, ठीक है। तो आपको टोटल 1,000 रुपए मिलेंगे वापस। आपने दिया कितना है 950, तो कितने का प्रॉफिट हुआ है 50 रुपए का। आई बात समझ में, कूपन रेट होता है वो, ये जो मिल रहा है ना ये कूपन रेट कहते हैं इसको, जो डिफरेंस आ रहा है। अलग अलग प्रीमियम भी आएगा इसके अंदर में, बट स्टिल उसके अंदर अलग टाइप्स होते हैं बॉन्ड के। अभी के लिए आपको क्या समझना है, बॉन्ड क्या है। अब हो क्या रहा है, यहीं पे एक रेफरेंस आता है अलग अलग टाइप के बॉन्ड्स के ऊपर। जैसे एक टाइप क्या है, कॉर्पोरेट बॉन्ड। कॉर्पोरेट बॉन्ड का मतलब क्या होता है, जो आपकी कॉर्पोरेट कंपनीज, मतलब मान लो मैं कंपनी हूं, तो क्या मैं कॉर्पोरेट के अंदर नहीं आऊंगा, अरे भाई कोई भी कॉर्पोरेशन कॉर्पोरेट में आएगी, सोच के देखो, सर्टेन क्राइटेरिया को फुलफिल कर देगी। तो अगर मैं कॉर्पोरेट कंपनी हूं तो क्या मैं बॉन्ड नहीं इशू कर सकता, कर सकते। तो क्या आप नहीं खरीद सकते उस बॉन्ड को, सोचो। अगर आप बैंक वाले हो, क्या आप आके बॉन्ड नहीं खरीद सकते मुझसे। अगर आप कोई इंश्योरेंस वाले हो, क्या आप आके मुझसे बॉन्ड नहीं खरीद सकते हो, बिल्कुल खरीद सकते हैं। तो कॉर्पोरेट बॉन्ड का मतलब क्या है, जो प्राइवेट के द्वारा इश्यू किया जाए। तो क्या गवर्नमेंट बॉन्ड इशू नहीं कर सकती, सोचो। जैसे गोल्ड बॉन्ड आप देखते हो, गवर्नमेंट बॉन्ड्स देखते हो, ये सब क्या चीजें दिखा रही हैं, ये सब चीजें दिखा रही है सरकार भी बॉन्ड को इश्यू कर सकती है। बॉन्ड क्या रहेगा, बेसिकली एक ओनरशिप है आपके पास कि ये अमाउंट मुझे मिलना है। आ रही बात समझ में, ठीक है। अब ये तो हो गया, और यहीं पे एक शब्द आता है कैट बॉन्ड। कैट बॉन्ड का मतलब क्या होता है, कैटास्ट्रॉफिक बॉन्ड। और ये थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी इसकी पूछे जाने की है, क्योंकि यूपीएससी ने अक्सर पूछे हुए हैं सवाल इसके ऊपर। देखो ये मैं आपको पढ़ाऊंगा, मसाला बॉन्ड इस रेफरेंस से बात नहीं होती, फॉरेन रेफरेंस आता है जो कि इंडियन के वैल्यू पे इशू किया जाता है। आप मसाला बॉन्ड जब भी सुनोगे, ये डोमेस्टिक लेवल पे बात नहीं होगी। आप अगर एक कंपनी हो, आप जा करके फॉरेन में कोई बॉन्ड को इशू कर रहे हो, तो कोई फॉरेन ले रहा है, लेकिन उल्लेख किस में रहा है, आपकी करेंसी में ले रहा है, तब वो मसाला बॉन्ड क्या आएगा। और वो रिटर्न उसी हिसाब से होगा, वो क्राइटेरिया डिसाइड करेगी। नहीं, वो आप ही करेंसी मिलेगा आपको, वो एक्सचेंज तो ऑब्वियसली बातें होगा ही होगा। इट इज नॉट समथिंग कि यहाँ पे हार्ड एंड फास्ट रूल, सिर्फ एक नाम डाला गया मसाला, जैसे पहले। हाँ, कोई वो नहीं है इतना ज्यादा, ठीक है। ये सिंपल ये होता है कि रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स जो होते हैं बाहर की, है ना, यही सुनोगे आप लोग, ठीक है। बट स्टिल बॉन्ड के ऊपर मुझे अच्छी खासी एक है, ये क्लास ले जाएगा पूरा, ठीक है। तो बहुत सारे यहीं पे आप लोग कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल बॉन्ड्स भी आएंगे, जो सुनते आपको लगते हैं सर ये कैसे काम कर रहा है, जीसेक क्या है, जीसेक के अंदर अलग कैटेगरीज मिलेंगी, ट्रेजरी बिल्स दिखेगा, कमर्शियल पेपर्स हैं, नॉन कमर्शियल पेपर्स हैं। तो सारे टर्म्स हैं जो आपको पढ़ाने हैं, और ये हार्डली एक क्लास लेंगे, ये बता रहा हूँ, 2 से ढाई घंटे क्लास जाएगी, बट आपको समझ में आ जाएगा पूरा का पूरा ये, ठीक।
अब ये कैट बॉन्ड क्या है? कैट बॉन्ड मतलब कैटास्ट्रॉफिक बॉन्ड। तो अब यहां सिचुएशन क्या हो रही है? सिचुएशन ये है कि मैं आपसे बोलूं कि भैया ऐसा है कि आप सब लोग 1,000 रुपए दे दो, ठीक है? मतलब 1,000 रुपए का बॉन्ड जो है आपको इश्यू होगा, आपको 950 दे देना है। अब ये क्यों दे रहे हो? सवाल उठेगा, आप पूछो भैया क्या चाहिए? तो मैं बोलूंगा भैया ये बॉन्ड इसलिए होगा इस्तेमाल कि जो भी अमाउंट इकट्ठा होगा उस अमाउंट से कभी भी कोई डिजास्टर अगर आएगी तो उस डिजास्टर होने के बाद उस अमाउंट को मैं यूज करूंगा बिल्ड करने के लिए दोबारा से चीजें। तो आपने बोला अगर डिजास्टर नहीं आई तो? मैंने कहा डिजास्टर नहीं आई तो आपको प्रॉफिट है। तो ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है? ये बेसिकली बहुत बड़ा रिस्क टेकिंग है। तो आप लोगों ने चैरिटी भी कर रहे हो फॉर अ मूवमेंट कि चलो डूब गया तो डूब गया, अगर डिजास्टर नहीं आई तो प्रॉफिट भी हो जाएगा। तो कैटास्ट्रॉफिक बॉन्ड क्या है? ये कि ऐसे बॉन्ड हैं जो इश्यू किए जा रहे हैं डिजास्टर के रिगार्ड में। तो अगर कभी डिजास्टर, ये बहुत ही लाइकली है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सिंडिकेट बॉन्ड का भी रेफरेंस यहां मत लो क्योंकि वो और कंफ्यूजिंग हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि वहां सिंडिकेट बॉन्ड के और टाइप्स जाएंगे। कैटास्ट्रॉफिक बॉन्ड का कंप्लीट अलग रेफरेंस दिया जा रहा है, ठीक है? अगर आप सिंडिकेट की देखो, अब आप ऐसे समझने के लिए बोल सकते हो इंश्योरेंस टाइप का, बट मेन जो रेफरेंस दिया जाता है वो ये, इसका जो मेन रेशनल है, रेशनल ये डाला गया है कि अगर कभी भी किसी के पास एक्स्ट्रा पैसा है, उसे चैरिटी करना है, तो एक एक्स अमाउंट को दे दे, वो एक्स अमाउंट सेफगार्ड रहेगा सर्टेन पीरियड के लिए। उस सर्टेन पीरियड में अगर कोई डिजास्टर आ जाती है तो अमाउंट यूज हो जाएगा। फॉर अ मोमेंट आप समझने के लिए समझ सकते हो, बट एग्जैक्टली यूपीएससी में नहीं करेगा। इट इज लाइक इंश्योरेंस अगेंस्ट डिजास्टर, ये कर दिए तो आप सही भी कर सकते। हाँ, क्या हुआ? हाँ, तब फिर कुछ नहीं मिलेगा। इसे तो कहा ना चैरिटी कर रहे हो ये, तो इसलिए इसको बॉन्ड के रेफरेंस में डाला गया है, ठीक? क्योंकि हाँ, कंपनी को देना ही पड़ेगा। आपने बॉन्ड ले लिया, पैसे ले जाए, खर्चे ले जाए, फिर वापस करना। ठीक है, ये तो बॉन्ड फिर कैसे हुआ? देखो, इसको इसलिए कहा जाए क्योंकि ये प्रीमियम दे, ये इंटरेस्ट रेट को दे रहा है। आपका जो अमाउंट है वो अच्छा खासा मिल रहा है, ये रिटर्न करना पड़ेगा एक सिचुएशन अगर नहीं हुई। बाउंडेशन है मेरे ऊपर, इस वजह से बॉन्ड डाल दिया गया। बाउंडेशन आ रही नहीं आ रही है, और ये समअप भी होंगे। ऐसा मत समझिए सिर्फ एक बॉन्ड की बात हो रही है, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बॉन्ड हैं। तो ये लेंडिंग भी होगी, जैसे आपने सिंडिकेट बॉन्ड का, सिंडिकेट लेंडिंग भी है जो होगी, और वो सब एक साथ समअप होंगे फिर। तो अक्सर कंफ्यूजन आते हैं, इसलिए बोलते हैं जब फाइनेंशियल स्ट्रक्चर पढ़ोगे तो उसके अंदर बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं जो ऑफन रिप्लेस हो जाते हैं, और बच्चों को कंफ्यूजन बहुत होती है उससे। इसीलिए प्रिसीजन रखना जरूरी है कि कॉर्पोरेट बॉन्ड है, पूछेंगे तो यही बोलेंगे कैट बॉन्ड क्या था, ये मत समझना बिल्ली वाले बॉन्ड की बात हो रही है, ये कैटास्ट्रॉफिक बॉन्ड की बात हो रही है। पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। अब ये मैंने डाला क्यों है, उसके पीछे रेफरेंस क्या है, किस तरीके से होगा, वही सेम चीज है। ये हायर इंटरेस्ट रेट को देता है, जो आपके रेगुलर बॉन्ड होते हैं उससे ज्यादा इंटरेस्ट रेट देता है, ठीक? अब ये सवाल क्यों पूछा, ये क्वेश्चन पढ़ो, याद आ रहा है? अब सोचो क्या कैट बॉन्ड के ऊपर नहीं पूछ सकते? प्रोबेबिलिटी है, ले सकते हैं, क्योंकि डिजास्टर के रिगार्डिंग बात होती है, बहुत सारी चीजें हैं, इस वजह से आ सकता है। कोई दिक्कत? हाँ, ये आपका ऐसा नहीं कोई प्राइवेट बॉडी करेगी, वो अभी तक उस पर डिस्कशन भी है कि कौन कितना इशू कर सकता है। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर करेगा वही तो करेगा ना उस चीज को, तो किसके हाथ में वो हक है वो देखना पड़ेगा। लेकिन जो लोकल होते हैं, जैसे म्यूनिसिपैलिटीज होती हैं, ये सब होते हैं, इनके रेफरेंस से बात हो रही कि ये लोग इनकी अगर इशू करें तो एटलीस्ट बनवा भी सकें उन सब चीजों को। अगर मान लो यहाँ पे इशू है, जहाँ के डिजास्टर की बात ही हो तो घाटा ही होगा ना उनको। तो हमें देखना पड़ेगा ये रीजन लेवल पे कैसे इशू होगा, क्योंकि वहां नहीं इशू किया जाएगा जहां कोई डिजास्टर आई ही नहीं है लॉन्ग समय से, तो घाटा ही है सरकार को। हायर वहीं पे डाला जाएगा जहां पे रिस्क ओरिएंटेड है, और वो कहां पे एरियाज होंगे, हिमालयन रीजन होगा या तो फिर जो आपके कोस्टल रीजन है, ठीक है? चलो, हो गया। क्या इंश्योरेंस कंपनी नहीं ले सकती हैं? क्या पेंशन फंड, रिटेल इन्वेस्टर्स नहीं ट्रेड कर सकते हैं? सोचो, कोई दिक्कत है? चलो, नेक्स्ट बात आ रही है रेफ्यूजी क्राइसिस के ऊपर। अब ये क्या है इसको समझो, टू द पॉइंट रखते हैं। जब से म्यांमार में कूप लगा है उसके बाद से 40,000 रेफ्यूजीज जो हैं वो उनका इन्फ्लक्स हुआ है। अब जो 40,000 रेफ्यूजीज आए हैं, कहां आए हैं? ये आए हैं म्यांमार, बांग्लादेश, मणिपुर के रीजन से एंटर हुए। कहां पे? मिजोरम में। अब मिजोरम में जो एंटर हुए हैं उसमें क्या है, ये जो रेफ्यूजीज हैं इनकी एथनिक टाइज जो है वो मिजोस से मिलती है थोड़ी बहुत, ठीक है? तो अब हुआ क्या है, एथनिक टाइज बिटवीन मिजोस एंड चिन जो है
इससे धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिपोर्टेशन वीक हो जा रहा है। मतलब 40,000 जो आए हैं ये एक ही एथनिसिटी से कहीं ना कहीं बिलोंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि भैया लोगों ने इनको पनाह दे दी कि भैया हमारे ही उसके हैं, ये तो अपने ही हैं। इस वजह से अब धीरे धीरे जब ज्यादा रेफ्यूजी क्राइसिस हो गए तो इन्होंने ही बोला भैया दिक्कत हो रही है, बाहर से आए हैं, क्योंकि स्टेट अथॉरिटीज आएंगी तो डिक्लेरेशन भी तो करना पड़ेगा ना कि कौन बाहर से आए, लोग डिक्लेयर ही ना करें, तो उसकी वजह से अब प्रॉब्लम ज्यादा हो चुकी है। तो रिसेंटली क्या हुआ है, रिसेंटली 4,000 से ज्यादा जो आए हैं चीन रेफ्यूजीज, इनके आने की वजह से क्लैशेस भी स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो मिजोरम की जो लोकल ग्रुप्स हैं उन्होंने भी कहा भैया अब रिसोर्स के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है, इसीलिए कहा गया रिसोर्स स्ट्रेन हो रहा है। तो बात यहां पे क्या इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना है चिन मिजो के रिगार्ड में क्या कैसे है, क्यों है। रेफ्यूजी क्राइसिस का रेफरेंस समझ में आ गया है, कौन कौन से ट्राइब्स इन्वॉल्व है, मिजोस, चिन, कुकीजो, बॉन्स, ये सारी की सारी ट्राइब्स जो हैं। आप लोग सोचते हो सर ये ट्राइब्स के ऊपर सवाल कैसे पूछेंगे, जो न्यूज में है, जो न्यूज में ट्राइब्स डिस्कस हुई हैं उन्हीं ट्राइब्स को बोल देंगे ये ट्राइब्स कहां से बिलोंग कर रही हैं। ठीक है, तो अब ये तो आप पढ़ लोगे, समझ में आ जाएगा। जैसे बांग्लादेश में ज्यादा है, मणिपुर में है, म्यांमार में है, इंडिया मिजोरम में जनरली दिखती है। ठीक है, अब यहां पे अगर बात की जाए, लोकल ने रिस्पॉन्स इनिशियली सपोर्ट दिया था, एथनिक बॉन्डिंग की वजह से उन्होंने शुरुआत में तो कुछ नहीं कहा, लेटर ऑन जब वो चीज एक प्रेशर क्रिएट करना स्टार्ट हो गई तो उसके बाद से क्या हुआ, धीरे 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 उन लोगों ने डिक्लेरेशन दिया भैया अब बढ़ गया है, सर से पानी हो, हमने खाली बैठने की जगह दी, पूरी सीट लेके बैठ गए हो, ये चीज सही नहीं है। ठीक है, चलो कैसे टैकल कर सकते हैं रेफ्यूजी क्राइसिस। अब ये जब बात हो रही है तो इसकी बात क्या होगी, हमें क्लियर रेफ्यूजी पॉलिसी चाहिए। ये मेंस के लिए बता रहा हूं, समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो, ये काम करता है नहीं करता है देने से, है ना। तो ये जो एग्जैक्टली कैसे रेफ्यूजी क्राइसिस प्रॉब्लम है कैसे टैकल कर सकते हो उसको, तो ये सारे तरीके हैं। ठीक है, उसके बाद 2022 का सवाल देखो, बीडीबीडी इज अ लार्ज रेफ्यूजी सेटलमेंट इन नॉर्थ वेस्टर्न केनिया। फिर क्या कह रहे हैं, सम पीपल हु फ्लेड फ्रॉम साउथ सुडान सिविल वॉर लिव इन बीडीबीडी, सम पीपल हु फ्लेड फ्रॉम सिविल वॉर इन सोमालिया लिव इन ददाब रेफ्यूजी कॉम्प्लेक्स इन केनिया। हो गया सवाल ये, बताओ कहां पे इन्होंने दिक्कत डाली है, क्यों। सुना नहीं इसलिए गलत कर दे रहे हो, और भी दूसरी चीज डालो, और क्या। एग्जैक्टली ये मत आपसे थोड़ा इस चीज को अवॉइड करो, सर ये कम सुना है, अभी पेपर के अभी 15-20 दिन बाद सारी चीज सुन के बैठोगे, सर ये हमने सुना है तो सही होना चाहिए, वो कभी नहीं करना। ठीक है, करो लेकिन उसको एक लिमिटेड पॉइंट तक करो। तो चलो ये होगा तो आप पहुंच ही जाओगे आंसर पे क्या है। अब ये क्या है, सम पीपल क्या नहीं जा सकते, सम पीपल क्या नहीं जा सकते। ठीक है, अब यहां पे अगर बात दोगे, ये कहां की बात हो रही है, उगांडा, ये है बीडीबीडी। ठीक है, ये केनिया, फिर ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, यहीं पे जब ध्यान दोगे डीआरसी, यहीं पे बात होगी क्या है, नॉर्थ किवू इतुरी। याद आ रहा है सवाल जो पूछे हैं, फेवरेट टॉपिक इसीलिए है। उसके बाद कुछ रेफ्यूजीज कैंप जो इंडिया में हैं, जब ये रेफ्यूजी कैंप के ऊपर पूछे तो इंडिया के रेफ्यूजी कैंप नहीं पूछ सकते जब क्राइसिस है ऑलरेडी। और क्या होता है, तो इसमें क्या है, जुखौतर जो कैंप है ये है मिजोरम में, फिर आपका दंपा एंड आपका लोंगतलाई कैंप जो है, ये रेफ्यूजी कैंप्स हैं सारे, ये पढ़ोगे एक बार रेफरेंस, मैंने उसीलिए स्पेसिफिक डाला है, लोकेशन कहां पे है, यहां पे चिन्स आए हैं फ्रॉम म्यांमार, यहां पे बॉम पीपल आए हैं फ्रॉम बांग्लादेश, ये सब क्या है, ये पॉइंट्स हैं रेफ्यूजी वाले। मैं एक स्टेप फर्दर ही कर रहा हूं, डिटेलिंग करनी होती है इसको पूरा 10-15 पेज में कर देता। उसके बाद जो बाकी रेफ्यूजी कैंप क्या है, कुकीजो शेल्टर, ये नहीं पूछेंगे, तमिल रेफ्यूजी कैंप ये भी नहीं पूछेंगे, सिर्फ डाल दिया है। अगर क्वेश्चन पूछेंगे तो अजीब सुनने वाले वर्ड पे ही डालें, क्योंकि कुकीजो बहुत सुन चुके हो आप लोग। फिर आप तमिल रेफ्यूजी तो पता है वह श्रीलंका के रिगार्ड में ही बात हो रही होगी यहाँ पे। ठीक है, अब अगर ग्लोबल रेफ्यूजी कैंप की बात की जाए, बीडीबीडी उगांडा में है, ददाब कहां पे है, केनिया में है। उसके बाद अगर ध्यान दो, जतारी कैंप जॉर्डन में है, इसको दिमाग में रखना। उसके बाद कॉक्स बाजार बांग्लादेश में है। अभी प्लेसेस एंड न्यूज पे और डिटेलिंग करनी है मुझे, अभी सिर्फ मैं इस रेफ्यूजी से ऊपर जो इंपॉर्टेंट है वो क्लिक कर रहा हूं। क्या हर एक का ये कि भैया जैसे सीरिया में, इसको देखोगे आप लोग, अगर कॉक्स बाजार की बात की जाए तो यहां रोहिंग्यास फ्रॉम म्यांमार जनरली आपको दिखेंगे। ठीक है, चलो कोई दिक्कत उसके अंदर, बहुत फास्ट तो नहीं हुआ, पढ़ लोगे ना उसको, पढ़ने में समय जाएगा, बिताना पड़ेगा समय, क्योंकि आई डोंट वांट कि आखिरी में सिर्फ बैठ के आप 100 पन्ने करंट अफेयर पढ़ रहे हो, जो जितना हो रहा है वो चीज करते चलो आप लोग। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल क्या है, ताइवान ने यूएस की हिमार्स को डिप्लॉय किया है। ठीक है, मतलब जो एनुअल मिलिट्री डील हुई थी उसमें इन्होंने इसको डिप्लॉय किया है, जिसमें लाइव फायर एमुलेशन और सिमुलेशन किया गया था।
ये करने से क्या हुआ, चाइना ने इस चीज को कहा है भैया ये सारी चीजें सही नहीं है करना, ये बिना मतलब का एक ब्लफ है जो आप कर रहे हो। तो बोलो सर ये तो न्यूज हो गई, लेकिन इसमें जानने वाली चीज क्या है, हिमार्स। ये क्या है, ये हिमार्स बेसिकली, पहले देख लो ताइवान का रीजन ये रहा, ये चाइना। आपको पता है चाइना अपनी सॉवरेनिटी को यहां पे क्लेम करने की कोशिश करता है, बट यूएसए इस चीज को रेसिस्ट करवाता है थ्रू ताइवान। आप क्वेश्चन अगर देखोगे किसके ऊपर पूछा गया, थाट के ऊपर पूछा गया है। कहां का है, यूएस का है। तो अब ये समझो हिमार्स क्या है, ये मोबाइल रॉकेट आर्टिलरी सिस्टम है। मोबाइल रॉकेट आर्टिलरी मतलब ये मूविंग है, मोबाइल मतलब मोबाइल फोन मत समझो, मोबाइल मतलब मूविंग समथिंग विच मूव्स। तो ये आर्टिलरी सिस्टम है बेसिकली, ठीक है। ये किसकी वैलेंट है, इंडिया में पिनाका है जो इसी के इक्विवेलेंट है, वो भी ऐसे ही है, ट्रक पे लगा दो, रॉकेट को लेके चले जाओ, कहीं भी लॉन्च कर दो। तो हिमार्स वैसा है। और थर्ड क्या है, टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस। इसमें क्या होता है, इंडिया के इक्विवेलेंट में इंडिया का जो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है डीआरडीओ के द्वारा बनाया गया, वो उसके इक्विवेलेंट है। ये क्या करता है, बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट करता है बेसिकली। कोई दिक्कत यहां पे, समझ पा रहे हो मैं क्यों बता रहा हूं, हिमार्स बताया फिर थाट क्यों बताया, या थाट से क्वेश्चन पूछा है तो हिमार्स का जरूरी नहीं हुआ, उससे कनेक्टेड। बाकी मिसाइल जो है पैट्रियट मिसाइल, सरफेस टू एयर मिसाइल है, कहां की, यूएसए की। तो इंडिया इक्विवेलेंट क्या है, आकाश मिसाइल। जोड़ पा रहे हो, जो बाहर है और इंडिया में हमारे पास क्या वैसा है। टोमाहॉक ये लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल है, इंडिया में निर्भय मिसाइल है जो टेस्टिंग स्टेज पे चल रही है। S-400 इंडिया ने एक्वायर किया इसको रशिया से। उसके बाद अगर बात करो क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल में मेन फर्क क्या होता है, कोई बताओ। कई बार बता चुका हूं आपको क्रूज बैलिस्टिक का फर्क। हाँ किसका, तो बैलिस्टिक मिसाइल लो एल्टीट्यूड नहीं जा सकती है, जरूरी है पैराबोलिक होगा। अगर बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च कर दिया गया, टारगेट पॉइंट कर दिया, ऐसे ये एक्स है और ये टारगेट यहां वाई पे मूव करता है, तो क्या हम उसे यहां पे इसको यहां नहीं टारगेट कर सकते हैं, बैलिस्टिक मिसाइल नहीं कर पाएंगे, तो ये तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ना। बैलिस्टिक बोल रहा हूं मैं, बैलिस्टिक मिसाइल अगर है, बैलिस्टिक मिसाइल के लॉन्च किया गया कि इस टारगेट पे गिरना है, लेकिन इस टारगेट, ये टारगेट मूव करके वाई पे आ जाए, तो क्या हम चेंज नहीं कर सकते क्या बैलिस्टिक मिसाइल का टारगेट फिर, है ना। सोचो, नहीं कर सकते। इट इज जस्ट, हमें लगता है अब लोग थोड़ा थोड़ा समझना स्टार्ट कर दिए। हमेशा ध्यान रखो, बैलिस्टिक मिसाइल की ब्यूटी यही है, एक बार लॉन्च कर दिया, इसलिए फायर फॉरगेट वाला प्रिंसिपल पे काम करती है। एक बार लॉन्च कर दिया ना, गया, फिर अब जो है वो जाएगा। क्रूज मिसाइल की ब्यूटी ये है कि इसे एक बार लॉन्च करोगे तो आप रिमोट कंट्रोल कर सकते हो। इट इज जस्ट लाइक अ बैलून, एक बार बैलून हवा में गया तो जहां कटी डोर, तो फिर क्या करोगे बैलून का, फिर तो गया वो। तो ये डिफरेंस जरूर समझिएगा दिमाग में। और ज्यादा फास्ट कौन सी होती है फिर, बैलिस्टिक मिसाइल, इट इज वेरी फास्ट बेसिकली। अब ये काम कैसे करेगी, बैलिस्टिक मिसाइल को जब लॉन्च किया है तो ट्राइजेक्टरी फॉलो करेगी, तो ये क्या करेगा, ये रडार्स में डिटेक्ट हो जाते हैं आसानी से, लेकिन स्पीड इतनी फास्ट होती है इनकी कि डिटेक्शन से भी वो जाके अपना काम कर देते हैं। लेकिन वहीं पे क्रूज मिसाइल क्या है, ये इत्मीनान से सांस भरेंगे, फिर एक पूरे उस पे जाएंगे, स्प्रिंट मारेंगे, फिर थोड़ा सा देखें, फिर जाएंगे। अब लो एल्टीट्यूड में जब ऐसे ऐसे पहाड़ों से होते हुए जाएंगे तो उसका क्या मतलब निकल के आएगा, वहां पे रडार पक्षियों को डिटेक्ट करेगा, वो जनरली हीट को डिटेक्ट करता है, तो इसकी हीट को हिसाब से रखा जाता है। हीट सेंसिंग में सुने नहीं सुनो, रडार्स मतलब क्या होता है, कैसे सेंस कर रहे हैं, हीट जो निकल रही है उससे डिटेक्ट करते हैं, ये हीट नेचुरल हीट तो नहीं है, तो हम ऐसा डेवलप कर रहे हैं, फ्यूल ऐसा डाल रहे हैं जिससे वो हीट को इतना ना करे जिससे रडार में आ जाए। तो ये नीचे 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 जाता है, तो वहां रडार काम ही नहीं कर पाते, क्योंकि वो क्या होता है, वो नेचुरल हीट को के साथ मिल जाते हैं। इस वजह से चीजें और डिफरेंट हो जाती हैं। इंटरेस्टिंग है कि नहीं है ये सब सारी चीजें। तो बेसिक फॉर्म में क्या है, बैलिस्टिक मिसाइल कैसे काम कर रही है और क्रूज मिसाइल कैसे काम, ये मैंने एक एग्जाम्पल यहां पे दे दिया है, कैसे क्या है क्यों है। अब अगर आप क्वेश्चन देखो 2023 का, बैलिस्टिक मिसाइल जेट प्रोपेल्ड एट सबसोनिक स्पीड, Agni 4 is a medium range supersonic cruise missile. BrahMos is a solid fueled intercontinental ballistic missile. अग्नि बैलिस्टिक मिसाइल है या ब्रह्मोस बैलिस्टिक मिसाइल, अग्नि इज अ ब्रह्मोस मिसाइल।
और यहां इवन तो मैंने मेंशन कर दिया, एक बार एग्जांपल देखना, अग्नि की सीरीज बैलिस्टिक मिसाइल में है, और जो क्रूज है वो निर्भय, ब्रह्मोस, ये सब क्रूज में आती हैं, ठीक है। अक्सर ब्रह्मा, देखो अब ये चीज इट इज नॉट समथिंग दैट आई वेंट एंड आई सॉ एवरीथिंग, पॉइंट इज जनरली कहा जाता है रोक नहीं सकते हैं, इट इज मोर और लेस लाइक कि कंट्रोल किया जा सकता है इसको, ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि इट इज कंट्रोल्ड मिसाइल सिस्टम, जहां पे कहीं पे अगर टारगेट चेंज भी हुआ है तो हम उसको वहां पे वो कर सकते हैं, और मिड में अगर उन्हें दगाना तो भी कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, जैसे आनंद ने बात बोली क्यों नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन यहां पे वो चीजें डिफरेंट हो जाती है। रिसर्च ये चल रही है जब हाई स्पीड पे कोई चीज मूव कर रही है इतने, तो उसे कैसे, वो अनकंट्रोल्ड हो जाती है, तो उसे सिर्फ टारगेट पता है, फोकस्ड, सीधा जाएंगे, वैसा वाला हाल है, ठीक है। तो यहां पे जो चीज आई है तो क्या है, इसमें कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं, नीदर। पहले जब क्वेश्चन देखो आपने पढ़ा है तो ये अग्नि 4 नहीं पता, ये नहीं पता, लेकिन अप्रोच यहां आराम से लगेगी, कंपैरिजन हो रहा है दो चीज के बीच में, सो रिप्लेसमेंट कर सकते हो, दैट टू कंपैरिजन उन चीज का जो बहुत ही फेमस है। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही है? चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल बात कर रहा है जरावा ट्राइब के ऊपर, सुना है, हैव यू हर्ड अबाउट दिस जरावा ट्राइब? ठीक है, हाँ। सो 2027 का सेंसस होगा, उसके अंदर 6 मेन इंडिजिनस ट्राइब ऑफ अंडमान निकोबार जो है उनको इंक्लूड किया जाएगा। इवन दो ऑफिशियल्स ने ये बात कही है कि ये करना डिफिकल्ट नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी वहां पे वेलफेयर एफर्ट्स चल रहे हैं, ठीक है। अब जो जरावा पॉपुलेशन है वो ग्रो हुई है, 260 से अब 600 अप्रोक्सीमेटली उनकी पॉपुलेशन हो चुकी है। एक्सेप्ट निकोबारीज, जितनी भी ट्राइब्स हैं, चाहे जरावा हो, ओंग हो, शॉम्पेन हो, सेंटलीज हो, अंडमान, सब पीवीटीजीज में आती हैं, ठीक है। अब यहां पे गवर्नमेंट क्या है, वो सैटेलाइट इमेजरी को, डायरेक्ट कांटेक्ट को यूज करते हैं ताकि एक्यूरेट ट्रैकिंग की जा सके उनकी पॉपुलेशन की। अब यहां पे क्वेश्चन देखोगे पीवीटीजी के ऊपर सवाल पूछा गया है, बस ये समझना जरावा ट्राइब जो है कहां के रेफरेंस से बात होती है। बोल देंगे कि भैया ये जो आपका जेनोम प्रोजेक्ट है इट इज फॉर जरावा ट्राइब, अरे कहां से क्वेश्चन बनाएंगे, ये ऐसे तो बनाते हैं सवाल, वो तुरंत लगेगा, फिर आप लोग वहां पे अप्रोच लगा तो नहीं, ये रिप्लेसमेंट एक्स इज इक्विवेलेंट टू वाई जनरली गलत करते हैं क्योंकि वो बना ही वैसे रहे हैं उन सब चीजों को, ठीक है। अब पीवीटीजी की बात की जाए तो ये भी मैंने आपको बताया था पीवीटीजी क्या है, कैसे है, क्यों है, ठीक है। अगर आप इसको पढ़ भी लोगे, क्या है, प्री एग्रीकल्चर ट्रैक है, लो है, क्या है, लिटरेसी लो है वहां पे, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है, वही सेम चीज उन्होंने क्वेश्चन में भी डाली है। पीवीटीजी रिगार्ड में कई बार मैं बता चुका हूं, बार बार देभर कमीशन की रिकमेंडेशन पे पीवीटीजी या पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स को बनाया गया था। पीवीटीजी क्या होते हैं, जो शेड्यूल ट्राइब्स होती है उसके अंदर के एक सब ग्रुप होते हैं पीवीटीजी बेसिकली, ठीक है। तो अब इसमें क्या इनकी की फीचर्स में आप देखोगे, प्री एग्रीकल्चर लेवल टेक है, लो लिटरेसी, स्टैग्नेंट सब्सिस्टेंस इकोनॉमी, आइसोलेशन है मेन, उससे जो मेन स्ट्रीम सोसाइटी है। यहां पे जितनी ऑल 75 की लिस्ट है मैंने पहले ही बताई थी, दोबारा से एक बार सिर्फ रीडिंग करना, रटना कुछ भी नहीं है आप लोगों को, ठीक है। चलो अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, सुना है ये, किसके रिगार्ड में है ये? ओके, वेरी गुड। अब यहां पे क्या है, ये PMDDKKY जो है, और अक्सर यूपीएससी में सवाल पूछा गया, प्रधानमंत्री XYZ योजना, प्रधानमंत्री ABC योजना, तो उस रेफरेंस में आप इसको दिमाग में रखना, पूछ सकते हैं। तो आप में क्या है, इनके की ऑब्जेक्टिव क्या है इस योजना का? पहली चीज क्या है, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करना, सस्टेनेबल नेचुरल ऑर्गेनिक फार्मिंग करना, और पोस्ट हार्वेस्ट जो होता है उसके लॉस को रिड्यूस करना, स्टोरेज को अच्छा करना, इरिगेशन और क्रेडिट एक्सेस को और अच्छे से इन्हें इंप्रोवाइज करना। मेन फीचर इसके क्या है, 100 डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट किया गया है जिसमें लो फार्म प्रोडक्टिविटी है, क्रॉपिंग इंटेंसिटी लो है और क्रेडिट डिस्बर्समेंट लो है। तो अब इन 100 डिस्ट्रिक्ट्स में क्या होगा, पहली चीज क्या है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं, और जब कभी फाइनेंस इंस्टीट्यूशन की बात की जाए ऑलवेज रिमेंबर बैंक की बात हो रही है यहां पे, समझ आ रहे हो, समथिंग जो कि फाइनेंस इंस्टीट्यूशन मतलब एक इंस्टीट्यूशन है और फाइनेंशियल काम कर रहा है, वो उसके रिगार्ड में बात होती है। तो ये सब चीजें होंगी तो वहां पे क्या होगा, मेन उद्देश्य क्या है, मेन उद्देश्य है ताकि वहां पे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जा सके, कहां पे, जो कि लो फार्म प्रोडक्टिविटी वाले हैं, ठीक है। इसीलिए है पूरी योजना। इंप्लीमेंटेशन स्ट्रक्चर कैसे है, जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है उसके साथ उसके अनुसार इसको मॉडल अप किया जाएगा, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल पे इसकी अच्छे से प्लानिंग की जाएगी, ठीक है। फोकस एरिया क्या है, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर फोकस किया जा रहा है।
वाटर और सॉइल कंजर्वेशन पे फोकस किया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, जो इरिगेशन फैसिलिटीज हैं शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म क्रिएट किया जा रहा है, इससे बेनिफिट क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, वैल्यू एडिशन हो जाएगा, लोकल एम्प्लॉयमेंट डिपेंडेंस कम हो जाएगी और सेल्फ रिलायंस जो है फार्मर्स का वो और ज्यादा अच्छा हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो इससे क्या हो रहा है, इससे एक तरह कॉपरेशन बढ़ाने की कोशिश की जा रही है फार्मर्स के बीच में, कॉपरेशन बढ़ाने की कोशिश की जा रही है फार्मर्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बीच में और गवर्नमेंट के बीच में। और उसी से कनेक्टेड फिर देखिए क्वेश्चन क्या, व्हाट आर द मेन रीजंस फॉर डिक्लाइनिंग राइस एंड व्हीट यील्ड इन द क्रॉपिंग सिस्टम, हाउ क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इज हेल्पफुल। तो कांट यू कनेक्ट दिस क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन थिंग विद आपका प्रधानमंत्री धान्य धान्य से, सोचो, नहीं कर सकते हो आप, ठीक है। चलो फिर देखिए 2023 का सवाल क्या है, स्मॉल फार्मर्स लार्ज फील्ड, ठीक है, हो जाएगा। अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो बहुत आसानी से उन्होंने दे ही रखा है, मार्जिनल फार्मर्स ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स इन अ ग्रुप एंड सिंक्रोनाइज एंड हार्मोनाइज सेलेक्टेड एग्रीकल्चर ऑपरेशन, रीसेटलमेंट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीपल अप्रूटेड फ्रॉम देयर कंट्रीज ड्यू टू वॉर। देख लो स्टेटमेंट कैसे डाल रहे हैं, यूपीएससी करते हैं, बट जनरली आज स्टेटमेंट पढ़ोगे तो आपको स्टेटमेंट में आंसर मिलेगा कि किस तरीके से वो क्वेश्चंस को फ्रेम कर रहे हैं। अगर आपने वो समझना स्टार्ट कर दिया तो आपकी प्रिपरेशन और ज्यादा आसान हो जाएगी, ठीक है। अब धन धान में क्या लिखेंगे, बोलते हैं कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू प्रधानमंत्री धन धान्य योजना। अब स्टेटमेंट में क्या डालेंगे, स्टेटमेंट डालेंगे इट इज डन फॉर ऑल द डिस्ट्रिक्ट, देयर इज नो एक्सेप्शन ऑन डिस्ट्रिक्ट, ऐसे करके डाल देंगे। अब ये स्टेटमेंट डालने लगेगा, हाँ भैया कि ये चीज तो अवेलेबल होगी, सभी के लिए अवेलेबल होगी, जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं सब में अवेलेबल होंगी, या बोल देंगे इट इज लिमिटेड टू ओनली सम डिस्ट्रिक्ट्स। तो आप सोचो नहीं यहां पे ओनली आ गया तो क्या पता गलत डाल दें, तो एक क्राइटेरिया ये हो गई। फिर बोलेंगे इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू एंश्योर दैट सेल्फ हेल्प ग्रुप आर स्ट्रेंथेंड, ऐसे कर देंगे उठा करके। फिर बोल देंगे इसका मेन उद्देश्य क्या है, इसका मेन उद्देश्य है ऑर्गेनिक फार्मिंग को, इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनिक फार्मिंग को इंट्रोड्यूस करना। क्या ये है, यहां पे क्रॉप डाइवर्सिटी को और ज्यादा करना है, समझ में आ रही है, यहां प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है, प्राइमरी कुछ नहीं रखा गया है। मेन चीज क्या है, ऐसे डिस्ट्रिक्ट जहां पे प्रोडक्टिविटी लो है, इरिगेशन कम है और क्रेडिट एक्सेस कम है, उन सब के लिए लाया गया है ये। आ रही बात समझ में। तो क्वेश्चन अगर पूछेंगे तो ऐसे ही पूछेंगे, अगर इस एरिया से उन्हें क्वेश्चन निकालना होगा तो, ठीक है। चलो देखो देखो, अब चलो इस क्वेश्चन को एक बार देखो, रीसेटलमेंट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीपल अप्रूटेड फ्रॉम देयर कंट्रीज ड्यू टू वॉर गिविंग देम लार्ज कल्टिवेबल लैंड, क्या ये सही है। अब यहां पे देखो हमेशा ध्यान रखना, अप्रोच इज नॉट सम फॉर्मूला, इट इज फील। बार बार आपसे बोल रहा हूं, ये एक एहसास है, जब क्वेश्चन पढ़ोगे खुद ब खुद समझोगे आप। जब आपने पढ़ा विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ स्मॉल फार्मर्स लार्ज फील्ड, तो इसका अर्थ हिंदी में निकालो ना, छोटे फार्मर्स, स्मॉल फार्मर्स और बड़ी फील्ड। क्या ये इसके साथ जुड़ रहा है, आपको लग रहा है नहीं जुड़ रहा, आगे बढ़ो। उसके बाद बी स्टेटमेंट है मेनी मार्जिनलाइज्ड फार्मर्स इन एरियाज ऑर्गेनाइज्ड, तो अब ये थोड़ा सा पॉजिटिव साउंड कर रहा है, तो उस पर स्टार मार्क कर सकते हो। मेनी मार्जिनल फार्मर्स इन एन एरिया, तो इसमें अप्रोच कैसे कर सकते हो, मेनी मार्जिनल फार्मर्स दो सेम पे हो रहा है तो एक सही हो सकता है, या तो ये लगा लो, और जरूरी नहीं कि सही इसमें से होगा। मैं आपको कई बार तरीके बताए भी हुए कि सेम लाइन पे अगर रिपीट हो रहा है तो वहां पे मिल सकता है आपको आंसर। लेकिन क्या क्या आ रहे हैं, टुगेदर मेक अ कॉन्ट्रैक्ट विद कॉर्पोरेट बॉडी एंड सरेंडर, वर्ड देखो सरेंडर कर देंगे अपनी लैंड को। स्टेटमेंट देख रहे हो, यूपीएससी एक ऐसी बॉडी है यूनियन, तो क्या कभी ऐसे स्टेटमेंट्स को डालेगी जो कि आपका सोशल या एंटी सोशल हो, सोचो, वो उसको गलत ही बनाएगी। फिर क्या कह रहे हैं, a company extend loan technical knowledge and material inputs to number of small farmers in an area so that they produce these agriculture product required by company for its manufacturing process and commercial production। अभी क्या रहे हैं, बेसिकली फॉर्म में कंपनी लोन देगी, टेक्निकल नॉलेज देगी और मटेरियल इनपुट देगी, लेकिन उसका जो प्रोडक्शन होगा वो केवल उन्हीं कंपनी के लिए हो। क्या ऐसा किया जाएगा, वर्ड समझो, इसको इसके साथ जोड़ो, तो यहां कोई अप्रोच नहीं है। अप्रोच वाली चीज तो ये आप यहां आपको इतना ही बता दूं मैं, मैनी है, रिपीट सेम चीज पे हो रहा है, आप उसको कर लो। लेकिन उस पे विश्वास करने से पहले आप इस पे ज्यादा विश्वास करो कि स्मॉल फार्मर्स लार्ज फील्ड, मतलब स्मॉल फार्मर्स हैं और बड़ी फील्ड है, तो क्या होगा, या तो ये जो मेनी स्मॉल फार्मर्स हैं ये ऑर्गेनाइज करेंगे इनटू ग्रुप्स और सिंक्रोनाइज करके
एग्रीकल्चर ऑपरेशंस करेंगे, ये सबसे पॉजिटिव है। तो आप अफर्मेटिव चीजों को देखा करो, कभी भी अगर इस तरह क्वेश्चन आ रहे हैं ना तो आपके लिए आसान कर देगा। ठीक है, चलो अब ये क्या कह रहे हैं, ये है आपका विद रिस्पेक्ट टू डेमस्कस। इजराइल ने डेमस्कस में अटैक किया, ठीक। पर्टिकुलरली ये क्यों किया गया है, जब ड्रूज सिटी में ऑलरेडी क्लैश चल रहे हैं। ठीक है, अब ये हुआ कैसे है, क्या है, इसको एक बार समझ लो। ये बताने से पहले आपको हल्का सा आइडिया देता हूं। तो जो आपका इधर का एरिया है, किधर का, जो इराक का या फिर जो सीरिया का एरिया है, पर्टिकुलर रेफरेंस से बात की जाए तो वहां पे क्या है, वहां पे ड्रूज एक सिटी है। अब ड्रूज जो सिटी है सीरिया में, तो उससे क्या है, वहां पे एक पॉपुलेशन है जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में है। अब वो जो पॉपुलेशन है वो किसकी है, वो पॉपुलेशन जनरली स्वीडा एक जगह है, उसके अंदर ड्रूज जो सिटी है, तो ड्रूज सिटी ही आपकी ड्रूज पॉपुलेशन है वहां पे बेसिकली, मतलब वो लोगों का समूह वहां पे रहता है इस स्वीडा में। अब इसमें हो क्या रहा है कि ये जो ड्रूज के आर्म्ड ग्रुप्स हैं और जो सीरियन गवर्नमेंट फोर्सेस हैं, इनका आपस में क्लैश चल रहा था। तो जब क्लैश चल रहा था, सीरिया ने क्या किया, सीरिया ने सोचा भैया चलो हम मदद ले लेते हैं कहीं बाहर से। तो मदद के लिए ईरान ने, क्या पता ऐसा हुआ हो, ठीक है, तो ईरान ने सोचा भैया चलो हम वेपन्स देते हैं सीरिया को। तो जब ये बात होती है तो उसी समय इजराइल ने अटैक कर दिया, किसके ऊपर, दमिश्क के ऊपर। अब ये चीज कैसे काम कर रही है, इजराइल ने सपोर्ट किया ड्रूज को, कहा भैया आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, बस बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। और जब ये होने लगा तो सीरिया को लगा भैया ये तो ज्यादा दिक्कत कर रहा है, तो सीरिया ने हेल्प मांगी ईरान से। तो इस पूरी की पूरी चीज में 2 से 3 एक्टर है, पहला क्या है इजराइल, दूसरा क्या है सीरिया, तीसरा क्या है ड्रूज, चौथा क्या है ईरान। आ रही बात समझ में। लेकिन ये प्लेसेस न्यूज के लिए है। तो स्वीडा कहां पे है, स्वीडा है आपका सीरिया में, और पर्टिकुलर अगर मैप पे देखोगे तो ये है स्वीडा, ये है गोलन हाइट्स, ये है सीरिया, ये है दमिश्क। आ रही बात समझ में, ठीक है। उसके बाद गोलन हाइट्स किधर बारे में देखी जाती है, आप सोच के देखो, गोलन हाइट कहां के बारे में बात होती है, मिडिल ईस्ट के बारे में बात होती है। अब यहीं मिडिल ईस्ट की बात होगी तो यहीं पे वॉर भी कई बार हुई है। आपने यौम किपुर वॉर के बारे में सुना है, हैव यू हर्ड अबाउट दिस, जो इजराइल और अरब कंट्रीज के बीच में हुई थी, ठीक है। तो सवाल भी इन्होंने बेसिकली 2008 में पूछा हुआ था। अब आप ध्यान दो, ये क्या है, यहां पे एलिप्पो, ये अगर ध्यान दोगे तो इधर, एक सेकेंड, एलिप्पो, फिर आप अगर ध्यान दोगे स्वीडा, दमिश्क दिख रहा है, एलिप्पो के ऊपर देखो उन्होंने सवाल पूछा है, एलिप्पो। फिर अगर आप ऐसे पढ़ते जाओगे यहां पे तो आपको जो और न्यूज में थे, इदलिब, ये भी एक जरूरी चीज है, एक बार पढ़ लेना सबको, क्योंकि एलिप्पो जरूरी है, इदलिब है, दमिश्क है, स्वीडा है, ठीक है। अब इसी से अगर ध्यान दोगे, दमिश्क के ऊपर यूपीएससी ने सवाल भी पूछा हुआ है, पेयर बना के पूछा हुआ था दमिश्क का, मैंने इसको न्यूज में जब पढ़ा तब बताया था। कोई डाउट आ रहा है समझ में, सब कुछ, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल किसके ऊपर बात कर रहा है, ये मुझे पॉलिटी में ऑलरेडी पढ़ाना है, लेकिन फिर भी आपको मैं एक आइडिया देता हूं। 27th ईस्टर्न जोनल काउंसिल हुई, ठीक, जहां पे अब 27th ईस्टर्न जोनल काउंसिल हुई है, तो यहां पे अमित शाह भी थे, सब लोग थे। अब इस चीज में क्या हुआ है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम 4 ईस्टर्न स्टेट, जिसमें झारखंड, बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल शामिल है, जिसमें झारखंड के चीफ मिनिस्टर भी शामिल थे, ठीक है। चलो अब ये हुआ क्या है, हाईलाइट ये है कि बहुत सारे लॉन्ग पेंडिंग इश्यूज को डिस्कस किया गया था इसमें। यहां पे जो आपका इंद्रापुरी रिजर्वायर है, उसके ऊपर भी डिस्कशन किया गया है, ठीक है। फोकस ये रखा गया है कि जो डिवीजन ऑफ एसेट है और जो लायबिलिटीज है मल्टीपल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में, कहां की, जो बिहार और झारखंड के बीच में है, वो कैसे अच्छे से बैलेंस की जा सकती है। तो पहली चीज क्या है, सवाल पॉइंट, ईस्टर्न जोनल काउंसिल, 27th ईस्टर्न जोनल काउंसिल हो रही है, मतलब जोनल काउंसिल क्या होती है, पहली चीज तो ये पता होनी चाहिए। तो क्या जोनल काउंसिल कोई एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्या जीएसटी काउंसिल कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन्ड है, तो क्या ये मेंशन नहीं है, ये मेंशन्ड है, क्या लगता है, नहीं है, ठीक है। तो अब एक बार जो मैंने आपको पॉलिटी में पढ़ा है, अब देखो लेट्स सी आप इसको जोड़ पा रहे हो नहीं जोड़ पा रहे हो। पॉलिटी में इससे क्या रेफरेंस है, क्यों लाया गया है जोनल काउंसिल को, ओके, ठीक है, और कब लाई गई है, जब भी लगे आपको बहुत अच्छे से पता, बहुत बढ़िया से पढ़ा भी आपने ये, ठीक। चलो बता दे,
एनडीसी, प्लानिंग कमीशन, जोनल काउंसिल, जोड़ पा रहे हो? जोनल काउंसिल, जोनल काउंसिल। आप ये मत एक्सपेक्ट करो बोलेंगे भैया 77th ईस्टर्न जोनल काउंसिल कौन कौन आया था, क्या क्या हुआ था, ये नहीं पूछेंगे। स्टैटिक पोर्शन डिराइव करेंगे उसमें से, ठीक है। ये तो एक क्वेश्चन हो गया। अब यहां पे अगर पॉइंट की बात की जाए, नेक्स्ट वो क्या है, धर कमीशन 1948 में आई थी। किस लिए आई थी? लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमीशन जो कही जाती है। उद्देश्य क्या था? ये देखना कि क्या भाषा के आधार पर स्टेट्स को डिवाइड किया जाए। उन्होंने अपनी रिकमेंडेशन की, नहीं। जेवीपी कमेटी आती है, रिवाइज इश्यू कहते हैं, रिवीजन। जब रिवीजन आपको कह रहा हूं मैं, आपका 3 से 4 घंटे पूरी पॉलिटी रिवाइज होगी तो इसी तरीके से होगी, जहां पे रिकॉलिंग की जाएगी। और जब 2-3 बार कर लोगे तो आपको नहीं लगता आपकी मसल मेमोरी एकदम स्ट्रांग हो जाएगी बार बार देख के? बिल्कुल होगी। तो जेवीपी कमेटी में क्या था? वही सेम काम था। क्या इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था? नहीं किया था। फिर क्या होता है? आंध्र स्टेट बनता ही है फाइनली, ये मैंने आपको पॉलिटी में डिटेल में समझाया था। फाइनली क्या होता है? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन आती है। फजल अली चेयरमैन रहते हैं, 3 लोग हैं इसके अंदर में, ठीक है। अब इन्होंने रिकमेंडेशंस जो थी, उस रिकमेंडेशन के अनुसार, उस रिकमेंडेशन के आधार पे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाया जाता है 1956, ठीक है। अब इसके अंडर में ABCD क्लासिफिकेशन को हटा दिया जाता है और 14 स्टेट 6 यूटीज बनाई जाती हैं लिंग्विस्टिक और एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसीज के लिए। यहीं पे 5 जोनल काउंसिल भी बनाई जाती हैं। तो बेसिकली जो जोनल काउंसिल्स आप देख रहे हो, ये कब आई हैं? ये जोनल काउंसिल्स आई हैं स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के द्वारा। तो आप समझ रहे हो शुरुआत कहां से हो रही है? तो आपने फेडरलिज्म की बात की, तो शुरुआत कहीं ना कहीं से की गई ना। तो जो फजल अली कमीशन थी, उन्होंने रिकमेंडेशन भी डाला था, भैया आपको अगर इनके आपस में यूनिटी चाहिए कि आप ये सारी के सारे लोग जो हैं आपस में एक साथ कोऑपरेट कर सकें, जो फेडरल प्रिंसिपल्स हैं उनको अपहेल्ड कर सकें, तो उसके लिए यू नीड टू मेक श्योर कि देयर हैज टू बी अ पॉइंट, there has to be a kind of program where all should come together and they should participate, bring up their issues, bring up their problems, and discussion should be done and amicable solution should come out from that whole discussion। आ रही बात समझ में? तो ये सारी चीजें किस पे हैं? जोनल काउंसिल के रिगार्डिंग बात होती है। अब यहां पे अगर ध्यान दोगे तो ये जो आपकी जोनल काउंसिल बनी, इसमें चेयरमैन कौन था? होम मिनिस्टर को चेयरमैन बनाया गया है। वाइस चेयरमैन रोटेटिंग बेसिस पे आपके रहते हैं, ठीक है। अब इसमें अगर ध्यान दोगे तो यहां पे जब आपकी जोनल काउंसिल्स बनाई गई हैं तो उसमें क्या है? नॉर्दर्न जोनल काउंसिल है। पता क्या होना है, ध्यान रखना, इन हर एक स्टेट्स का नाम दिमाग में रखना। क्वेश्चन अगर पूछेंगे बोल देंगे नॉर्दर्न जोनल काउंसिल में कौन कौन से स्टेट नहीं है, बोल देंगे अच्छा हाँ यहाँ पे यूपी आएगा कि नहीं आएगा। अब ऐसे पढ़ोगे यूपी है कि नहीं है यहाँ पे, बोले नॉर्दर्न तो होगा ही होगा। फिर सेंट्रल में उठा के आप सोचो कि क्या मध्य प्रदेश है कि नहीं है, ऐसे ही करेंगे। तो ये प्लस माइनस कर सकते हैं आपसे। तो जब कहीं बोला नॉर्दर्न जोनल काउंसिल, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, राजस्थान नॉर्दर्न में है, दिल्ली, चंडीगढ़, ये सब आएंगे। सेंट्रल में कौन आएगा? यूपी, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। फिर अगर ध्यान दो कि ईस्टर्न में बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। ईस्टर्न का नाम सुनते ही दिमाग में नागालैंड, मिजोरम आएगा आपके, लेकिन वो नहीं है। वेस्टर्न जोनल काउंसिल में कौन कौन है? राजस्थान भी आता है कभी कभी, ठीक है। फिर क्या है? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दादर नागर हवेली और दमन दीव। सदर्न जोनल काउंसिल में जो साउथ इंडियन स्टेट है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिल, तेलंगाना और पुदुचेरी आपका। फिर यहां पे एक नॉर्थ ईस्टर्न जोनल काउंसिल है जो आपका स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में नहीं आई, उसके लिए एक एक्ट किया गया 1971, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट लाया गया है। और यूपीएससी ने इसके ऊपर 2025 में सवाल पूछा, इफ यू रिमेंबर, याद आ रहा है? और सवाल क्या पूछा था? ठीक। तो अब ये जो बनाई गई है इसमें क्या है? इसके मेंबर में अगर बात की जाए, ये स्टेट रिजर्वेशन एक में नहीं लाई गई थी, ये अलग से एक्ट बनाया गया था। इसका मेन फोकस प्लानिंग डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में किया गया। मुझे दोबारा से पॉलिटी पढ़ाना इसलिए थोड़ा सा जल्दी ओवरव्यू कर रहा हूं। तो जितने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वो सब इसमें शामिल होंगे। ये तो पॉलिटी का हिस्सा हो गया इसका, कोई डाउट यहां पे? अब इसी की बात अगर ध्यान दोगे तो यहां पे एक और चीज से बात हुई है, वो क्या है? इंदिरापुरी रिजर्वायर के ऊपर। तो इंदिरापुरी रिजर्वायर किसके ऊपर बना है ये भी आपको पता होना चाहिए। और जब उसकी बात होगी तो यहां पे क्या आएगा? यहां पे एक आएगा नाम सोन रिवर का। अब सोन रिवर की बात की जाए तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है गंगा रिवर की, सेकंड लार्जेस्ट आफ्टर यमुना। राइट बैंक मतलब क्या है? ये गंगा रिवर जा रही है तो ये पहली सबसे बड़ी, ये सोन यहां पे है, तो सोन के ऊपर ये जनरली है। इसके फीचर्स में बात की जाए तो यहां पे इसके वाइट चैनल, लेकिन इलीगल माइनिंग जो है ये भी इसका एक कंसर्न है। अगर मेजर ट्रिब्यूटरीज की बात की जाए तो रिहांड, कन्हर, नॉर्थ कोयल और जोहिला। अब जनरली आप लोग सोचते हो सर रिवर बहुत ब्रॉड चीज है, रिवर ब्रॉड नहीं है।
पॉइंट क्या है वहां पे जो आप लोग रटते हो उन सब चीजों को, आपको करंट से जोड़ करके ही रिवर पढ़ना है, और जब वो पढ़ोगे तो अंडरस्टैंडिंग ज्यादा अच्छी बनेगी आपकी, ठीक है। अब यहां बात की जाए कौन कौन से प्रोमिनेंट डैम्स और हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं, किसके ऊपर, सोन के ऊपर। एक तो आप लोग बाणसागर सुनोगे, रिहांड, इंद्रापुरी जो बराज है जिसे आप लोग कहते हो इंद्रापुरी बैरेज इन बिहार। तो ये क्या करता है, ये जो आपका वाटर है सोन का उसको डाइवर्ट कर देता है सोन कैनल में, ठीक है। अब अगर आप और इसमें ध्यान दोगे तो ये पर्टिकुलर सेक्शन जो आपका जीएस पेपर 3 का है, अगर आप ध्यान से देखोगे यहां पे क्या है, मेजर क्रॉपिंग पैटर्न इन वेरियस पार्ट्स ऑफ कंट्री, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इरिगेशन एंड इरिगेशन सिस्टम स्टोरेज। मेजर टाइप्स ऑफ इरिगेशन एंड इरिगेशन सिस्टम स्टोरेज, मतलब स्टोरेज की बात हो रही है और इरिगेशन सिस्टम की बात हो रही है। आप समझ में आ रहा है मैंने क्यों कहा था मेंस को अपने दिमाग में बैठा लो, तो जोड़ते हुए चलो उन सब चीजों को। तो अब यहां पे क्या है कि सवाल है क्यों डैम्स और रिजर्वायर को बनाया जाता है, दोनों में डिफरेंस क्या है डैम्स और रिजर्वायर में। तो मैं आपको कई बार बताया डैम्स मतलब क्या, एक बाउंड्री बना देना। अब बाउंड्री किसके ऊपर, रिवर के ऊपर या जो वाटर बॉडी है। तो जब वो बाउंड्री बनेगी तो उससे पानी इकट्ठा होगा, तो जब पानी इकट्ठा होगा वो रिजर्वायर में जाएगा बेसिकली, ठीक है। और जब रिजर्वायर में जाएगा तो उसी रिजर्वायर का पानी हम डिफरेंट डिफरेंट कैनल से इरिगेशन पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। तो वहीं पे बात होगी इरिगेशन के टाइप्स के ऊपर। तो ये जो चीजें हैं रीजंस व्हाई डैम्स एंड रिजर्वायर्स आर मेड या डिफरेंट, तो इसमें क्या है, इरिगेशन पर्पस, हाइड्रो पावर जनरेशन, फ्लड कंट्रोल, क्या एक एक को समझाने की जरूरत है, बाय डिफॉल्ट पढ़ते ही आप समझ जा रहे होगे, इतना तो हो ही चुका है आपका माइंड मेकअप, ठीक है। उसके बाद क्या है, टाइप्स ऑफ इरिगेशन इन इंद्रापुरी रिजर्वायर। पहला तो कैनल इरिगेशन होता है, मतलब यहां पे जो पानी आएगा उसको कैनल के माध्यम से खेतों में डाल दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या है, यहीं पे अगर आप ध्यान दोगे टाइप्स ऑफ इरिगेशन इन इंडिया, तो इसमें कैनल इरिगेशन एक डाला है। अब ये चीज आपके जीएस पेपर 3 के साथ भी इंक्लाइन करेगी, तो जो आपने लिखा हुआ है उसके साथ जोड़ना, अगर इतना लिखा है वेल एंड गुड। फिर टैंक इरिगेशन भी यहीं पे होगा, वेल इरिगेशन। अब वेल इरिगेशन जब बात होगी तो यहीं पे अराघटा जो टर्म सुनते हो वो भी रिलेट करेगा वेल इरिगेशन, बस बशर्ते क्या होता है वहां पे तरीका दूसरा होता है पानी निकालने का। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है। तो ये सारे टाइप्स हैं, ड्रिप इरिगेशन में क्या होता है, स्प्रिंकलर इरिगेशन में क्या होता है, लिफ्ट में क्या होता है, फरो इरिगेशन में क्या होता है। कोई दिक्कत, पास तो नहीं हो रहा। अब देखो है किसी को पता है इसके बारे में, बराज देखो जब कभी बैराज की बात हो रही है, इट इज, आपने कभी अगर कानपुर में सुना होगा गंगा बैराज, सुना नहीं सुना, गोमती बैराज, ठीक है। जब रिजर्वायर की बात हो रही है बेसिकली, तो वहां पे ध्यान रखना कि पानी को रिजर्व किया जा रहा है फॉर सर्टेन पर्पस। रिजर्वायर में जरूरी नहीं होगा, ठीक है, बट हिंदी में जनरली बराज बराज उसको बोलते हैं। बट एक रेफरेंस में आप दिमाग में रखो कि रिजर्वायर का जब नाम आ रहा है तो वहां पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक यूज हो रहा होगा। क्या यहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक यूज हो रहा है, सोचो। लेकिन बैराज मतलब सिर्फ पानी को रोक दिया गया है। रिजर्वायर के रेफरेंस से बात होती है तो उसमें ओवरलैप हो जाता है, बट जनरली होगा वहां पे हाइड्रो पावर भी जनरेट हो रहा होगा। क्या गंगा बैराज जो है क्या वहां पे हाइड्रो पावर लगा हुआ है, सोचो। तो वही है, वो उस लेवल पे नहीं होगा कि इतने सारे टरबाइन से इतनी सारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही होगी। तो ये देखा जाता है डिपेंडिंग ऑन उनकी किस लेवल पे प्रॉक्सिमिटी है। हाँ, पानी को रेगुलेट कंट्रोल करने के लिए, इसे तो फ्लड कंट्रोल एक डाला गया है कि उसको करने के लिए। हाँ, वो आप देखो इंद्रापुरी रिजर्वायर, इंद्रापुरी बैराज जब भी बात करोगे तो इसमें 2 स्टेट शामिल हैं, इसलिए तो कहा गया। पॉइंट जब हो रही थी आपकी जोनल काउंसिल तो वहां पे क्या बात हुई है, बात में यही तो हुआ है, झारखंड वाले अपना बोल रहे हैं, बिहार वाले कुछ बोल रहे हैं। तो उसमें पॉइंट ये है कि बिहार वालों ने उस पानी को डाइवर्ट किया है सोन रिवर से। इनके कहने का मतलब है भैया ये जो पानी डाइवर्ट किया जा रहा है दिस इज समथिंग जो कि नहीं करने चाहिए, इससे आगे आने वाला जो पानी होगा रुक जाएगा, तो इसलिए बराज और रिजर्वायर का रेफरेंस दिया जाएगा। बट अगर आपको एक सिंपल शब्द में समझना हो, जब कभी पानी फ्लो कर रहा है, अगर उस पानी के ऊपर मैन मेड कोई तरीका लगाया जाएगा तो उसको एक तरीके से बोला जाएगा डैमिंग की गई है, मतलब रुकावट की गई है। अगर उसी से कोई एप्लीकेशन कर देंगे हाइड्रो पावर का, वो एक हाइड्रो पावर में चला जाएगा। लेकिन उसी डैम में जब पानी इकट्ठा होगा और बड़े लेवल पे होगा इकट्ठा, तो रिजर्वायर कैटेगरी में डालेंगे, नहीं तो उसको बराज डाल देंगे, ऐसे समझो, ठीक है। क्योंकि डिपेंड करेगा किसकी कितनी बड़ी लेवल पे वो है। कहीं कहीं क्या होता है बहुत छोटे छोटे पावर, मतलब ऐसा नहीं होगा हाइड्रो पावर एकदम आपका 1000 मेगावाट का होगा तभी होगा, बहुत छोटे छोटे बना दिए जाते हैं। वो देखा जाएगा पानी की फ्लो करने की फ्रीक्वेंसी कितनी है। अगर फ्लो करने की फ्रीक्वेंसी होगी तो करना क्या है, टरबाइन लगाना है, रेगुलेट कर देना इलेक्ट्रिसिटी को, और कहीं ना कहीं चैनलाइज कर देंगे उसको,
ठीक है। कोलेरू लेक, हाँ कोलेरू लेक डैम नहीं, हाँ एग्जैक्टली वो गोदावरी और कृष्णा रिवर। मैं बताता हूँ आपको, कोलेरू कृष्णा रिवर डायरेक्टली फीड्स कोलेरू लेक। ये 23 का फर्स्ट क्वेश्चन है सेट ए का, जहाँ पे पहला ये लिखा है कोलेरू लेक, सॉरी कृष्णा रिवर फीड्स कोलेरू लेक, डायरेक्टली फीड्स कोलेरू लेक। बट अगर आप ध्यान दोगे तो जो कोलेरू लेक है वो इस जहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ से आपकी एक रिवर जाएगी, यहाँ से बी रिवर, तो यहाँ जो आउटस्कर्ट्स होंगे, साइड में चैनल्स बने होंगे, बैंक से आकर के यहाँ पे इकट्ठा होता है पानी कोलेरू लेक, तो नेचुरल फ्लड कंट्रोल कहा जाता है। तो प्रॉब्लम जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जा रहे हैं तो उससे ये हो रहा है, अगर ये सूखेगा तो यहाँ पे जो कोलेरू वेटलैंड है रामसर साइड पता है, तो वो इंपैक्ट हो जाएगी। इस वजह से सवाल पूछा गया है वो। आई बात समझ में? आप लोग के दिमाग में होगा एनवायरमेंट में क्या सारे बायोस्फीयर रिजर्व पढ़ने हैं, क्या सारी वेटलैंड साइट पढ़नी है। अब तक तो दिमाग से हट चुका होगा ये सब, कि रट्टा नहीं मानना हो सब चीजों का, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या बात कर रहे हैं, नेक्स्ट है आपका पुरी एयरपोर्ट के ऊपर। अब ये क्या है, तो उड़ीसा ने प्रपोज किया है इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपका पुरी डिस्ट्रिक्ट में, ठीक। अब इसमें हुआ क्या, इसके अंदर इन्होंने कहा है भैया हमें 471 हेक्टेयर की लैंड जो है उसको क्लियर करना पड़ेगा, और क्लियर करने के बाद यहाँ पे फॉरेस्ट लैंड भी जाएगी, जिसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली इतनी डाली गई है। अब इसमें इन्वायरमेंटल कंसर्न्स या इन्वायरमेंटल फ्लैग्स क्या क्या हैं जो साइट किए गए हैं, जो आपको मेनली पता होनी चाहिए। तो पहली चीज क्या है, फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी ने कहा है भैया ये जो चीज है 13,000 पेड़ इसमें डिस्ट्रक्ट होंगे, जो कि एज अ नेचुरल साइक्लोन बैरियर के तरीके से काम कर रहे हैं। उड़ीसा की बात हो रही है, कई बार साइक्लोन का नाम सुनते हो इसके रिगार्ड में। यहां पे ओलिव रेडली टर्टल की जो नेक्सिन साइड जिसे अरीबाड़ा कहते हो वो भी इंपैक्ट हो सकती है, ये इनका कहना है। आ रही बात समझ में? यहां पे जो माइग्रेटरी बर्ड का फ्लाईवे है वो भी इंपैक्ट हो सकता है, क्योंकि ये जो आपका सेंट्रल एशियन फ्लाईवे है उसके बीच में पड़ रहा है। अब उसके बीच में जब पड़ेगा तो बर्ड्स जो होती हैं काफी ज्यादा इंपैक्ट हो जाती हैं, प्रोन होती हैं, जो आपकी फ्रीक्वेंसी हाई फ्रीक्वेंसी साउंड होता है। तो एयरपोर्ट है तो दिनों रात सिर्फ घन घन होगा तो इंपैक्ट हो ही जाएंगी। नेस्टिंग, ब्रीडिंग, फीडिंग, ये सब इंपैक्ट हो सकता है, ये कहा है जनरली, ठीक है। अब इससे क्या है, वाइल्ड लाइफ और कंजर्वेशन एफर्ट्स में कंसर्न्स में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया क्या है, बर्ड स्ट्राइक भी एक रिस्क है जो हो सकता है जनरली, अगर यहां पे जो आपका क्लोज प्रॉक्सिमिटी किसके साथ है, चिल्का लेक के साथ, ठीक है, क्योंकि ये एक स्टॉपवे है, स्टॉप ओवर है किसके लिए, जो माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं उनके लिए। अब यहां पे गवर्नमेंट रिस्पॉन्स में क्या है, ओडिशा ने ऑफर किया भैया हम जो है एक वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन प्लान बनाएंगे, इलीगल बाउंड्री वॉल जो भी है हटा देंगे और बढ़िया से जो कुछ भी है ये वहां चले जाएंगे। तो वही चीज निकल के आ रही, भाई आप नेचुरल स्पीशीज को कह रहे हो कि आप वहां पे जाके रहिए, अरे आप तो कर नहीं पा रहे हो, इंसान तो खुद नहीं फॉलो कर पा रहे हैं रूल्स रेगुलेशन, और उन जानवरों से कैसे एक्सपेक्ट किया जाए वो करेंगे, उनकी आदत है। और अभी भी इसके ऊपर स्टडी चल रही है कि फ्लाईवे बने कैसे हैं, किसी को नहीं पता है अभी भी। कुछ लोग कहते हैं कि भैया क्या पता जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड हो उसका सहारा ले रहे हो, उनके अंदर कुछ इवोल्यूशन ऐसा हुआ हो, बट स्टिल इट इज इन प्रोसेस, ठीक है। अब मेन चीज क्या है, यहां पे बात हुई है फ्लाईवे की, बात हुई है टर्टल्स की, ठीक है। तो अभी फ्लाईवे क्या होता है, ये एक बेसिकली रूट होता है, जैसे रोड होती है, रोड आपकी सरफेस पे दिखेगी, तो जो एवियन स्पीशीज होती हैं, अब याद आ रहा है एवियन स्पीशीज कहां बात होगी, प्लांटेई में, तो कहां बात होगी, एनिमल में, बहुत ही बेसिक हो गया। कोडाटा में कहां होगा, अच्छा ठीक है। अब इतनी सारी स्पीशीज हैं, क्या इन सबको आपको रट्टा मारना है, बिल्कुल नहीं, ठीक है। आखिरी में आपको पता है क्या है कैसे हैं, तो ये इनका रूट होता है बेसिकली कि कहां से कैसे जाना है, क्योंकि फ्लाईवेज एक तरीके से एरियल हाईवे होते हैं जो फंक्शन करते हैं रेस्टिंग के लिए, फीडिंग के लिए, और एक सेफ पैसेज होता है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए। अब यहां पे क्या है, व्हाई बर्ड्स फॉलो स्पेसिफिक पाथवे, या बर्ड्स क्यों एक स्पेसिफिक फ्लाईवे को फॉलो करती हैं, बिकॉज ऑफ ज्योग्राफी, बिकॉज विंड और थर्मल्स भी इंपैक्ट करेगा। तो आप अगर ध्यान दोगे, यहां पे मैंने फ्लाईवे का एक वो डाला है, बस पढ़ लेना है एक बार, डिटेलिंग नहीं करनी। जैसे आप अगर ध्यान दोगे, ये रहा इंडिया, तो ग्रीन वाला क्या है, ये सेंट्रल एशियन फ्लाईवे है। फिर यहीं पे आप देखोगे वेस्ट एशियन ईस्ट अफ्रीकन फ्लाईवे, वो भी इंडिया के कहां से जा रहा है। अब अगर ध्यान दोगे तो जो गुजरात का रीजन होगा वहां पे भी होगी कुछ साइट्स, तो वहां पे कौन से सेंट्रल एशियन फ्लाईवे में आएगा या वेस्ट एशिया ईस्ट अफ्रीकन फ्लाईवे में आएगा, समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो। फिर अगर आप ध्यान दोगे तो अफ्रीका में कितने सारे फ्लाईवेज हैं, देख रहे हो,
ये, और फिर देखो एक यहाँ पे सब इंटरसेक्ट हो रहा है फ्लाईवेज का। कभी ये सोचो, दिमाग लगाओ, तो करोगे तो इंटरेस्टिंग लगेगा। इसके अंदर यूपीएससी क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं फ्रेम करेगा, क्योंकि ये सब चीजें आप यूज कर सकते हो मेंस के अंदर में। क्यों बर्ड्स फॉलो करती हैं पर्टिकुलर पाथवेज को, क्योंकि वो डिपेंड करेगा कहाँ पे किसकी स्टॉप ओवर फाइट वो है, आपकी साइट्स हैं। यहाँ पे मेमोरी और इंस्टिंक्ट जेनेटिक एवोल्यूशन जो हो रखा है वो भी डिसाइड करेगा फ्लाईवेज को। बात समझ में आई? उसके बाद मेजर ग्लोबल फ्लाईवेज का यहाँ पे पॉइंट मैंने डाल दिया है, सबका एक 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 पे डाल दिया है। इंडिया में कौन कौन से हैं वो भी मैंने डाल दिया है, ईस्ट एशियन और सेंट्रल एशियन फ्लाईवे। अब आपसे क्या बोल सकते हैं, अफ्रीकन यूरेशियन फ्लाईवे इंडिया से पास होता है, क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे, बोलेगा हाँ हाँ होता तो है वही, यूरेशियन है, यूरेशिया है, तो क्यों नहीं हो सकता। उसके बाद बात करें थ्रेट्स क्या है फ्लाईवे को, तो अब क्या उस एयरपोर्ट का कंसर्न यहां नहीं डाल सकते हो आप। डायनामिज्म को स्टैटिक के साथ जोड़ो, स्टैटिक को जोड़ो करंट के साथ, जोड़ोगे तभी तो अंडरस्टैंडिंग होगी। हैबिटेट लॉस, पोल्यूशन और प्लास्टिक वेस्ट, क्लाइमेट चेंज की वजह से जो माइग्रेशन टाइमिंग है वो चेंज हो जा रहा है, क्योंकि अगर वो थर्मल बैलेंस पे चल रहे होंगे तो अब उन्हें ठंडी गर्मी अलग अलग टाइम पे लग रही होगी। एक एनीमे कोई मूवी आई थी इसी फ्लाईवे के ऊपर थी, इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग, और रिसेंटली 23-24 में ही आई थी, जहां पे एक बर्ड थी, एक रोबोट था, याद है किसी को? रोबोट था, उस रोबोट का नहीं देखते आप लोग ना, एंड उसमें नहीं वो काफी अच्छी है, कभी अगर आप लोग उसको देखोगे भी, वहां बेसिकली इस चीज के ऊपर है कि एक रोबोट है, ठीक है, वो रोबोट लॉन्च किया जाता है, उसका मेन पर्पस ये है कि वो जो ह्यूमन काइंड है लोगों की अच्छी सेवा करे। लेकिन अक्सर क्या होता है, वो एक शिप से जा रहा होता है, तो शिप के जाने की वजह से क्या होता है, वो गिर जाता है एक जहाँ पे, और जहाँ पे गिरता है जिस एरिया में, तो उस एरिया में वो इवॉल्व करना स्टार्ट करता है, मतलब इवोल्यूशन रोबोट में होता है, ठीक है। तब वो एक जो पक्षी होता है बर्ड का, उसे गोद लेता है और उससे बोलता है कि आप बताइए मैं आपकी सेवा कैसे कर सकता हूँ। उसके अंदर डिजाइनिंग यही डाली गई है कि आप जो बोलेंगे मैं आपकी सेवा करूंगा, हर बात बोले क्या सेवा कर सकता हूं। तो उस रोबोट ने आराम से बैठ करके पशु पक्षी जीव जंतु हर एक की भाषा को सीखा, क्योंकि डिजाइन किया गया था ह्यूमन इंटरेक्ट करने के लिए, तो एनिमल से इंटरेक्ट करना स्टार्ट किया, वो इवॉल्व करना स्टार्ट हुआ धीरे धीरे धीरे। तो जो एक पक्षी के बच्चे को उसने इवॉल्व किया था, तो उसको उसने सिखाया सब कुछ, और सिखाया तो एक समय आता है जब ये फ्लाईवेज में जाते हैं पक्षी, तो उस पक्षी को उड़ना ही नहीं आता था, क्योंकि उड़ना तो सिखाया नहीं गया, उसको ग्रुप में ही नहीं था वो, तो उसने अपने तरीके से फ्लाइट्स बनाई, उसको सिखाया सारी चीजें। मतलब यहाँ पे दो काफी अच्छा इंटरलिंक दिखाया गया है, उस पिक्चर का नाम आई एम नॉट एबल टू रिकॉल, बट बहुत अच्छी पिक्चर लगी मुझे, ठीक है। तो फाइनली उसमें ये होता है कि ये फ्लाईवे की बात की गई है, क्योंकि पक्षी अगर नहीं जा पाएंगे अपने झुंड के साथ, तो अकेले हाई चांसेस हैं प्रेडेटर्स के में वो दिक्कत हो सकती है उनको, ठीक है। तो वो रोबोट इतना इवॉल्व कर गया कि आगे चल के जो प्रोजेक्ट, उसका मेन उद्देश्य था ये देखना टेस्टिंग स्टेज पे, तब बाकी साइंटिस्ट ने देखा भैया ये तो एकदम अलग ही लेवल पे इवोल्यूशन रखा है, लेकिन वो लौटा ही नहीं, मतलब उसके अंदर इमोशन डेवलप होना स्टार्ट हो गए थे, ठीक है। तो ये क्या हो, अब दिखाया गया है ना, वो कुछ चीजें होती है, जैसे आप हिंदी में रस सुनते हो, रस का अर्थ क्या है, ठीक है, तो वैसी चीजें, तो ये सब चीजें क्या है, थ्रेट्स क्या है फ्लाईवेज के ऊपर। अब इसमें बात हुई टर्टल्स के ऊपर, तो ऑलिव रेडले टर्टल क्या है, कई बार बता चुका हूं मैं आपको, ठीक। उसके बाद और टाइप्स के टर्टल क्या है, लॉगर हेड टर्टल, ये किस लिए जाने जाते हैं, क्योंकि इनके जो जॉज होते हैं काफी स्ट्रांग होते हैं और इनका हेड काफी ज्यादा बड़ा होता है, ठीक है। उसके बाद आप क्वेश्चन भी देखो, यहां पे क्या है, सम स्पीशीज ऑफ टर्टल आर हर्बीवोरस भी लिखा हुआ है, ठीक। उसके बाद देखोगे लेदर बैक टर्टल, ये लार्जेस्ट सी टर्टल होते हैं, ठीक है, जिसके लिए इनको जाना जाता है। इनकी शेल हार्ड होती है बट लेदरी भी होती है बेसिकली। इसके अंदर मेन चीज क्या कुछ जानने वाली टाइप्स ऑफ टर्टल में है, यहीं पे आप ध्यान दोगे इंडियन स्टार टॉर्टोइस के बारे में, जैसे स्टार लाइक दिख रहे हैं ना, ये उस ले जाने जा रहे हैं, स्टार लाइक पैटर्न रहेगा। इनके हैबिटेट अगर बात की जाए, तमिलनाडु गुजरात उड़ीसा के रीजन में फॉरेस्ट एरियाज में भी पाए जाते हैं जनरली, और इनको अक्सर डोमेस्टिकेशन के लिए भी जाना जाता है। 2013 का देखो स्टार टॉर्टोइस का रेफरेंस है यहाँ पे, आ रही बात समझ में, कोई दिक्कत। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नियर इकोलॉजिकली सेंसिटिव areas facing increasing scrutiny analyzed with reference to पुरी एयरपोर्ट केस। ये एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, तो आपको जो भी मैंने पुरी एयरपोर्ट केस के बारे में समझाया है उससे रिलेट करके क्या ये सॉल्व नहीं कर सकते हो, दिमाग लगाओ। आई बात समझ में, कोई दिक्कत, समझ में आ गया, बहुत फास्ट हुआ, हाँ
अभी जब खुद से पढ़ोगे ना तब पता लगेगा समय कितना जाएगा इसमें, इट विल टेक टाइम। तो अब आपको इसी तरीके से मैं 3-4 अगर करंट अफेयर ले लूंगा तो पूरा साल इसमें वाइंड अप हो जाएगा। ऐसा नहीं आपने कितनी अच्छी खासी न्यूज़ें ले रखी हैं, ठीक है, तो अब क्या रिवाइज करना है, जो मेन मेन पॉइंट्स हैं वो करना है। अगर आप सिंपल न्यूज़ को ऐसे करंट अफेयर को पढ़ोगे तो आपके लिए एंडलेस साइकिल बन जाएगी। इसलिए मैंने कहा था टॉपिक ज्यादा नहीं है, समझना ज्यादा है। जिन बच्चों को लग रहा हो नहीं सर बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें बाकी हैं, आप खुद सोच के देखो 95 आपने कंप्लीट किया है विद इन 2 आवर्स। या तो आप बोलो सर स्पीड बहुत फास्ट हो रही है, या तो वो हो, लेकिन मैं अब चेरी पिक करके आपको उतना ही बता रहा हूं जितने की जरूरत है, बाकी आप खुद से पढ़ सकते हो ताकि आपको समय मिले। मेन कंसर्न था समय आपको भी चाहिए, तो रिवीजन के लिए समय है ना, पढ़ना तो पड़ेगा ये सारी चीजें। तो आप रिलेट करो, जो आपने मेंस में नोट्स बनाए उसके साथ रिलेट करो, और जब ये करो तो अंडरस्टैंडिंग बाय डिफॉल्ट डेवलप होगी ही होगी आपकी। बात समझ में आई? कोई दिक्कत तो नहीं? चलो।